तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कोई भी वेवफॉर्म कैसे डिस्प्ले करता है। तो इफ़ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो देयर वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ अ CRO कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले अ ब्राइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन। पिछली वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप पहले वो वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। समझ आया ये कैसे हो रहा है? नहीं आया तो बोल दो। तो कहानी में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए हमें शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, तो मैं शुरुआत कर रही हूँ दिल से, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के दिल से, जो कि है एक कैथोड रे ट्यूब। इसके ये 3 कंपोनेंट्स थे। तो कैथोड रे ट्यूब के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होंगे, जो कि हैं द इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन सिस्टम एंड द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो यहाँ पे मैंने कैथोड रे ट्यूब का एक स्कीमेटिक डायग्राम भी ड्रॉ कर रखा है, वेयर इन आई हैव डिस्प्लेड दीज 3 पार्ट्स ओवर हियर। तो दिल के भी पर्टिकुलरली जिस कोने से हम वीडियो की शुरुआत करेंगे वो है कैथोड रे ट्यूब का डिफ्लेक्शन सिस्टम। तो डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या करेगा? तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम, जो शार्पली फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, उसको ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, उस बीम को इलेक्ट्रोस्टैटिकली इन अकॉर्डेंस विद द वेवफॉर्म टू बी डिस्प्लेड। जिस तरह का आपको वेवफॉर्म चाहिए होगा, तो ये जो डिफ्लेक्शन सिस्टम है उस फाइन इलेक्ट्रॉन बीम को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में डिफ्लेक्ट करेगा। तो CRO के डिफ्लेक्शन सिस्टम में अगर आप हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स की बात करें, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो कि हेल्प करती हैं जो आपको ब्राइट स्पॉट मिल रही है स्क्रीन पे, उसको लेफ़्ट या राइट मूव करने में। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, वो वर्टिकली प्लेस्ड होंगी और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को अगर आप DC वोल्टेज अप्लाई करें, DC वोल्टेज अप्लाइड टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, तो उसकी वजह से जो स्पॉट की मूवमेंट कैसी होगी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट फिगर में देखो, यहाँ दोनों प्लेट्स के मैंने नाम दे दिए, एक प्लेट का नाम दे दिया H1, दूसरे को H2। अब ये जो H1 प्लेट है, H1 हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, दैट इज़ कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव एंड ऑफ दी बैटरी, DC पोटेंशियल है। ठीक है, और जो दूसरी प्लेट है दैट इज़ कनेक्टेड टू दी नेगेटिव एंड ऑफ दी बैटरी। अब इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसी की ही मूवमेंट हो रही है, एक तरह से जो डिफ्लेक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन बीम की हो रही है, और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो होगी वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी? जो प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगी। ठीक है, तो इस केस में सिंस H1 इज पॉजिटिव रिलेटिव टू द प्लेट H2, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम की जो स्पॉट की मूवमेंट है वो किस तरफ हो जाएगी? इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप इस फिगर में बात करें तो यहाँ पे जो H2 प्लेट है दैट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, और यहाँ पे जो H1 है ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी, जो स्पॉट दिखेगी आपको, उसकी मूवमेंट इस तरफ होगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स की वजह से आप लेफ़्ट या राइट स्पॉट को कैसे मूव करवा पा रहे हैं जब आप DC वोल्टेज दे रहे हो। तो सिमिलरली अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स की बात करें, ये हेल्प करती हैं स्पॉट को ऊपर या नीचे मूव करने में। तो डिपेंडिंग अपॉन विच प्लेट इज़ पॉजिटिव रिलेटिव टू द अदर, जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएगी। तो ऊपर या नीचे मूवमेंट इस तरह से हो सकता है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को साइमल्टेनियसली वोल्टेज दें तो इट इज़ पॉसिबल टू प्लेस द स्पॉट एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। तो ये हमने डिस्कस किया जब आप DC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, तो स्पॉट का मूवमेंट कैसे होता है ये हमने डिस्कस किया। तो DC वोल्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? DC वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर आप यहाँ से देखें वोल्टेज वर्सेस टाइम फॉर DC वोल्टेज मैंने प्लॉट कर रखा है, तो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव ही है और जो मैग्नीट्यूड है हमेशा कांस्टेंट है। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है कांस्टेंट, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट, एक सा ही रहेगा। तो इस रेड लाइन को अगर मैं यहाँ मूव कर दूँ तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी और मैग्नीट्यूड फिर से कांस्टेंट। तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। तो DC वोल्टेज कुछ इस तरह की होगी। तो DC के केस में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे आप करंट बोलते हो, वो एक ही डायरेक्शन में होगा हमेशा, और जो वोल्टेज है या ये हमेशा पॉजिटिव होगी या ये हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, अब अगर मैं DC की बजाय AC वोल्टेज अप्लाई करूँ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को,
तो ये स्पॉट किस तरह मूव करेगा स्क्रीन पे, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले हमें समझना होगा कि एसी वोल्टेज किस तरह की होती है। अब एसी वोल्टेज चेंजेस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली। तो यहाँ पे आप देखो, ये एसी वोल्टेज मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, वोल्टेज वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव ये पीरियोडिकली चेंज हो रही है। सिमिलरली जो मैग्नीट्यूड है वो भी यहाँ चेंज कर रहा है। तो जैसे डीसी के केस में अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो कांस्टेंट है, लेकिन इस केस में जब पॉजिटिव डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। सिमिलरली नेगेटिव के केस में भी आप देख सकते हो कांस्टेंट नहीं होगा, वेरी कर रहा है मैग्नीट्यूड भी। तो इस तरह की वोल्टेज सिग्नल जहाँ पे डायरेक्शन भी वेरी करे पीरियोडिकली और मैग्नीट्यूड भी, तो इस तरह की वोल्टेज को आप एसी वोल्टेज कहोगे, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस केस में जो फ्लो ऑफ चार्ज है जिसको आप करंट कहते हो, ये पीरियोडिकली रिवर्स करेगा डायरेक्शन, ठीक है। एक बार ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप डायग्राम में देखो तो इस तरह से पीरियोडिकली जो करंट की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स होगी। तो अब हम इंटरेस्टेड हैं कि डीसी वोल्टेज की बजाय अगर आप एसी वोल्टेज अप्लाई करो अपनी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, तो जो स्पॉट की मूवमेंट है वो कैसी होगी, ये अब हम देखना चाहते हैं। तो वोल्टेज सिग्नल अब आपने लेना है वो कैसा होगा, एसी वोल्टेज सिग्नल। तो उसकी भी आप फ्रीक्वेंसी फिक्स कर देते हैं कि एसी वोल्टेज सिग्नल मैंने जो अप्लाई किया अपनी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो है 50 हर्ट्ज़। तो इससे हम क्या समझते हैं ये हम देखते हैं। अब एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ एन एसी वेवफॉर्म दैट अकर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स हो रहे हैं एक वेवफॉर्म के, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अगर मैं एसी वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ कहूँ, इसका क्या मतलब है कि 1 सेकंड में ये देखो, एक कंप्लीट वेवफॉर्म किसको कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक कंप्लीट है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो 1 सेकंड में ऐसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन अप टू 50 साइकिल्स आ गए हैं कंप्लीट 1 सेकंड में। तो इस एसी वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। तो इन एसेंस दिस शोज हाउ रैपिडली द इलेक्ट्रिकल पावर ऑसिलेट्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। कितने रैपिड ये चेंज हो रहा है। तो जितने ज़्यादा साइकिल्स हैं उतना ज़्यादा रैपिड चेंज ये हो रहा है, जितने कम साइकिल्स हैं उतना ही कम रैपिड है ये चेंज। तो फ्रीक्वेंसी एक तरह से ये दिखाता है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका जो ऑसिलेशन है दो वैल्यूज़ में, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ में, वो कितना रैपिड है। अभी जो 50 हर्ट्ज़ का जो एसी वेवफॉर्म है ये साइनूसॉइडली वेरी कर रहा है। तो हमारा जो स्पॉट है, क्योंकि अब हमने ये वोल्टेज देनी है यहाँ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, तो हमारा जो स्पॉट है इसी के अकॉर्डिंग्स में मूव करेगा। कैसे, वो अब हम देखते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि 1 सेकंड में 50 कंप्लीट साइकिल्स बनेंगे इस वेवफॉर्म के, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है। और क्योंकि अब ये एसी वोल्टेज हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो स्पॉट की भी मूवमेंट उसी तरह से कुछ होगी। अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ देखो ये एसी वेवफॉर्म है आपका, साइनूसॉइडल टाइप है, ठीक है। तो अगर मैं कंप्लीट वेवफॉर्म की यहाँ बात करूँ, कंप्लीट वेवफॉर्म मैं यहाँ से यहाँ भी मान सकती हूँ और कहाँ से मान सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से करके यहाँ तक, ये भी एक कंप्लीट वेवफॉर्म है, ये मानते हो, क्योंकि इसके बाद फिर से यही चीज़ रिपीट हो जाएगी। इस पॉइंट के बाद ये चीज़ फिर से रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट वेवफॉर्म है। अब इसको ध्यान में रखो, ये जो मैंने यहाँ कंप्लीट वेवफॉर्म बताया, मैंने ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एक कंप्लीट वेवफॉर्म को, ऐसे भी, क्लियर है। अब इस वेवफॉर्म को आपने जो 50 हर्ट्ज़ का है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को देना है, वहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं वो मूवमेंट लेफ़्ट या राइट ही करवाती हैं, लेफ़्ट या राइट ही करवाएंगी। तो अब आप क्या कर रहे हो, ये जो वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म है, आप इसको यहाँ 90 डिग्रीज इस तरह से रोटेट कर दो, इस पूरे वेवफॉर्म को 90 डिग्री रोटेट कर दो, तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। कैसा मिलेगा, यहाँ नेगेटिव से लेके ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से ये एक वेवफॉर्म और ये दूसरा
इस तरह से। तो यहाँ मैंने ऐसे 2 कंप्लीट वेव फॉर्म्स दिखा रखे हैं और मैंने अपनी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को दे दिया, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्स है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक कंप्लीट साइकिल है, और इसी तरह के ऐसे 50 कंप्लीट साइकिल्स 1 सेकंड में बनेंगे इस एसी सिग्नल के, और इसको मैंने हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को दे दिया। तो इसके अकॉर्डिंग अब जो स्पॉट है उसने लेफ़्ट और राइट मूव करना है, ठीक है। इसको रोटेट करने का क्या मतलब है वो मैं दिखाती हूँ। अब अगर इस वेव फॉर्म को मैं यहाँ पे दे रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में इस तरह के 50 कंप्लीट साइकिल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह का वेव फॉर्म मैंने यहाँ पे दिया, और इसको मैंने इस तरफ क्यों कर दिया रोटेट, क्योंकि मुझे जो मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स में जो स्पॉट की मूवमेंट है वो लेफ़्ट या राइट की तरफ ही करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, जब ये मैक्सिमम नेगेटिव है, ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव के केस में ये जो स्पॉट होगी वो एक्सट्रीम लेफ़्ट की तरफ होगी, ठीक है। जो उसकी पोजीशन होगी वो एक्सट्रीम लेफ़्ट की तरफ होगी। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा अब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे ये सेंटर पे चला जाएगा जो स्पॉट होगा आपका, ठीक है। और जब मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जब होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पॉट होगी वो एक्सट्रीम राइट मूव कर जाएगी। तो मतलब कि मैक्सिमम नेगेटिव से मैक्सिमम पॉजिटिव जब हुआ तो स्पॉट की मूवमेंट क्या हुई, एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट की तरफ, ठीक है, इस तरह मूव करी। उसके बाद अब जो साइकिल है यहाँ तक का हमने डिस्कस किया तो हाफ है, तो कंप्लीट साइकिल क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो इसने अब यहाँ से यहाँ भी जाना है तब एक साइकिल होगा कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम इनिशियली स्पॉट यहाँ पे है, ठीक है, एक्सट्रीम राइट पे, और ये मैक्सिमम पॉजिटिव है। अब मैक्सिमम पॉजिटिव से अब इसने नेगेटिव होना शुरू होना है, नेगेटिव की तरफ जाना है। तो यहाँ पे जो स्पॉट की मूवमेंट होगी वो कैसी होगी कि एक्सट्रीम राइट से अब ये पीछे जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड मूव करना स्टार्ट करेगी फिर से, और दोबारा ये जब यहाँ पे आ जाएगा, ये मैक्सिमम नेगेटिव पोजीशन है यहाँ, तो यहाँ जाने के बाद एक्सट्रीम राइट जाने के बाद ये दोबारा उसी पोजीशन पे पहुँच गई जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। तो एक कंप्लीट साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी स्पॉट का मूवमेंट रहा वो क्या था, एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट होते होते हाफ साइकिल तक एक्सट्रीम राइट पर आ गया, और उसके बाद दोबारा से एक्सट्रीम लेफ्ट पे पहुंच गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर पीछे जाना एक कंप्लीट साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग इस इलेक्ट्रॉन स्पॉट की जो है वो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन बीम के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पॉट है उसकी मूवमेंट है, ठीक है। और ऐसा 1 सेकंड में इस वेव फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग 50 बार होना है, क्योंकि इस एसी वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, ठीक है। 1 सेकंड में ऐसा 50 बार होना है, 1 सेकंड में ऐसे 50 साइकिल्स हैं, तो 1 सेकंड में ऐसा 50 साइकिल्स होने की वजह से जो स्पॉट की मूवमेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से 50 टाइम्स हो जाएगी 1 सेकंड में। और ये जो मूवमेंट है एक ही जगह इस तरह हो रही है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकली डिस्प्लेस नहीं किया अभी आपने, तो ये जो मूवमेंट है ये हॉरिजॉन्टली ही हो रही है, कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे 50 बार हो रहा है एक ही जगह पे, ठीक है। 50 टाइम्स हो रहा है अगर ऐसा 1 सेकंड में, तो आपको लगता है कि जो ह्यूमन आई है ये इसको परसीव कर पाएगी एज अ डिस्टिंक्ट स्पॉट एट एवरी टाइम इंस्टेंट? नहीं, ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से आपको क्या लगेगा कि एक सॉलिड लाइन ट्रेस ही आ रहा है स्क्रीन पे, एक पर्टिकुलर डेफिनेट लेंथ का एक सॉलिड लाइन ट्रेस आपको स्क्रीन पे दिखेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। Since this is too high a frequency for the human eye to see the motion of the spot distinctly. अब इसमें पॉइंट आता है परसिस्टेंस ऑफ विजन का। अगर तो ये प्रोसेस 1/16 ऑफ अ सेकेंड से फास्ट हो रही है, जैसे अगर ये मेरा हाथ है, ऐसे ऐसे करूँ तो सबको दिखेगा, अगर मैं ऐसे ऐसे करने लग जाऊँ तो कंटिन्यूस एरे दिखेगा हाथों का, ठीक है। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। अब अगर इस फिगर में देखें तो यहाँ पे भी मैंने साइन वेव इनपुट दे रखा है, एसी वोल्टेज, और यहाँ पे जो आपको ट्रेस मिलेगा स्क्रीन पे वो एक सॉलिड स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो इसकी भी जैसे फ्रीक्वेंसी है आपने इसी तरह
50 हर्ट्स ले ली। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पे जो आपने साइनसॉइडल एसी वेव फॉर्म लिया है वो जो एक कंप्लीट साइकिल माना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक माना है, लेकिन इस केस में आपने जो साइनसॉइडल वेव ली है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट साइकिल माना है, और इसके बाद इस पूरे को ऐसे रोटेट करके यहाँ दे दिया। क्यों? क्योंकि आपको लेफ़्ट या राइट डिस्प्लेसमेंट ही होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस चीज़ को समझने के लिए मैं इसको बार बार ऐसे रोटेट कर रही हूँ, ठीक है। तो एक कंप्लीट साइकिल अगर आप ऐसे ले रहे हो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसको अगर आप ऐसे करके यहाँ दे रहे हो तो ये वो चीज़ बनेगी। इस केस में आपने इसको एक कंप्लीट साइकिल माना है, दोनों साइनसॉइडल। तो जो थोड़ा सा फ़र्क आएगा वो किस चीज़ में आएगा कि यहाँ पे जो डॉट थी, जो यहाँ पे जो डॉट की मूवमेंट थी, जो इलेक्ट्रॉन बीम के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ब्राइट स्पॉट मिल रही है CRO की स्क्रीन पे, तो ये एक्सट्रीम लेफ़्ट से स्टार्ट होती हुई यहाँ एक्सट्रीम राइट पे और फिर एक्सट्रीम लेफ़्ट पे चलेगी। और ये आपकी 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होने की वजह से एक सेकंड में ऐसे 50 साइकिल्स हैं, तो एक सेकंड में 50 टाइम्स ये कंप्लीट इस तरह से ये चीज़ हो रही थी जो भी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे जो स्पॉट की मूवमेंट है वो कैसे होगी, यहाँ सेंटर से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये वेव फॉर्म देखो यहाँ पे, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इनिशियली जो इसकी इनिशियल पोजीशन होगी तो वो सेंटर में होगी। उसके बाद ये जैसे जैसे ये वेव फॉर्म बनता जा रहा है उसी के इन अकॉर्डेंस ये डिस्प्लेस करेगी स्पॉट। तो यहाँ पे ये सेंटर से राइट की तरफ करेगा, और यहाँ पे जब मैक्सिमम पॉजिटिव है तो ये एक्सट्रीम राइट पे होगा। उसके बाद यहाँ से इसने फिर पीछे की तरफ जाना है, तो एक्सट्रीम राइट होने के बाद यहाँ पे इसने फिर से पीछे जाना है, और यहाँ पे इस पोजीशन पे ये होगा एक्सट्रीम लेफ्ट पे, ठीक है, यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट पे। और उसके बाद कंप्लीट साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक्सट्रीम लेफ्ट होने के बाद ये फिर से सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे भी जहाँ से इसने डॉट ने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ गया एक्सट्रीम राइट, फिर सेंटर में आया, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट, फिर सेंटर में आया। तो मतलब एक साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पॉट की मूवमेंट है वो क्या है, जहाँ से स्टार्ट हुए, सेंटर से स्टार्ट हुए और उसके बाद इस तरह डिस्प्लेस किया, यहाँ फिर सेंटर में आ गए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि इधर सिर्फ आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर रहे थे, इस केस में क्या होगा, यहाँ सेंटर से लेके ऐसे ऐसे और फिर बीच में आना, और ऐसा फिर से एक सेकंड में अगर 50 टाइम्स हो रहा है। क्योंकि अगर ये 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, एसी वेव फॉर्म जो साइनसॉइडल है, अगर उसकी 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है तो एक सेकंड में ऐसे 50 कंप्लीट साइकिल्स बनेंगे। तो उसी वजह से जो ये स्पॉट की मूवमेंट है सेंटर से एक्सट्रीम राइट और उसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट जाके फिर से सेंटर में आ जाना, ऐसा एक सेकंड में 50 बार होने की वजह से आपको यहाँ पे फिर से सॉलिड लाइन ट्रेस मिलेगा एक डेफिनेट लेंथ का। तो ये और ये इसमें जो थोड़ा फ़र्क है वो क्या है कि इनिशियली आपकी जो पोजीशन है स्पॉट की वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, एंडिंग फाइनली वहीं पे होनी है जहाँ से वो स्टार्ट करी थी दोनों ही केसेस में, ठीक है। यहाँ से आपने देखा कि अगर आपने जो अपनी इनपुट वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, अगर वो साइनसॉइडल टाइप एसी वोल्टेज दी है तो आपको सॉलिड लाइन ट्रेस मिलेगा। लेकिन अगर आप इस फिगर में भी देखो, इस फिगर में देखो, जब आपने एसी वोल्टेज किस तरह की रखी है, सॉ टूथ टाइप दी है, तो यहाँ पे भी जो ट्रेस मिल रहा है वो सॉलिड लाइन ट्रेस ही मिल रहा है। तो आगे प्रोसीड करने से पहले आपको पता भी तो होना चाहिए कि सॉ टूथ वेव में बोल किसको रही हूँ। तो आपने कारपेंटर देखा होगा कभी ना कभी, तो कारपेंटर जिस चीज़ से लकड़ियाँ काटता है उसको क्या कहते हैं हिंदी में, उसको आरी कहते हैं। आरी को इंग्लिश में सॉ कहते हैं, और जो सॉ की शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह से स्लैंटिंग सी, और यहाँ पे एक एब्रप्ट यहाँ से एज, आपको शार्प एज मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को आप थोड़ा सा और तीखा कर दो अपने कैनाइन टूथ की तरह, तो ये सॉ टूथ वेव, और ऐसे बहुत सारे और टूथ जोड़ दोगे तो ये जो वेव फॉर्म है इसको सॉ टूथ वेव कहते हैं। ये आरी की शेप का है तो इसी वजह से इसका ये नाम पड़ा होगा, ठीक है। ये सॉ टूथ वोल्टेज, अब ये भी अगर देखो तो इसकी भी जो डायरेक्शन है, जो इसकी भी डायरेक्शन है, अगर आप यहाँ सेंटर से लाइन ड्रॉ करके देखें तो
हाफ टाइम पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पीरियोडिकली चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, जैसे एसी वेव फॉर्म का कर रहा था तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो मतलब ये भी एक एसी वोल्टेज है। दोनों का जो है वेव फॉर्म अलग अलग है, ये साइनसॉइडल है, ये सॉ टूथ वेव है। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैंने ये वाला वेव फॉर्म चूज़ किया एज एन इनपुट एसी वोल्टेज टू दी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, तो भी मुझे सॉलिड लाइन ट्रेस ही मिलेगा। वो कैसे मिलेगा ये भी हम देखते हैं। तो जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने क्या कहा था, इसको ऐसे रोटेट करके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को दे दो। तो ये जो हमने किया था, ये क्यों किया था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स में जो मूवमेंट होगी स्पॉट की वो लेफ्ट या राइट ही होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो मैक्सिमम पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज़ हैं इस वेव फॉर्म की, जो डिस्प्लेसमेंट है स्पॉट की, वो लेफ्ट या राइट मूव करने में ही इस तरह का वेव फॉर्म हेल्प करेगा। अब अगर इस केस में अगर हम देखना चाहते हैं कि ये सॉलिड ट्रेस कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे भी ये जो वेव फॉर्म है इसको ऐसे रोटेट करके अगर देखो, इसको फिर से ऐसे 90 डिग्री अगर आप रोटेट करोगे तो ये चीज़ मिलेगी आपको। यहाँ से ये चीज़ पहले ऐसे स्लैंट सा आ रहा है, फिर उसके बाद ये शार्प एज इस तरह से, ठीक है। तो ये इसको रोटेट करने के बाद आपने इसको दे दिया, किसको दे दिया, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को दे दिया। अब यहाँ पे देखो ट्रेस कैसे बनेगा। अब इनिशियली जब यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं इस केस में, तो ये एक्सट्रीम नेगेटिव वैल्यू है, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू में जो इनिशियल पोजीशन होगी स्पॉट की वो क्या होगी, जो ये मैंने ए मार्क किया हुआ है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है वहाँ पे इनिशियली स्पॉट होगा आपका, ठीक है। अब जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ती जा रही है, ठीक है, एक ये रैंप टाइप वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे लीनियर रैंप है ये, तो ये जो वोल्टेज है एक तरह से जब ये इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, तो जो स्पॉट है वो इनिशियली थोड़ा सा राइट हैंड साइड मूव करनी स्टार्ट करेगी जैसे जैसे ये होगा, तो और यहाँ पे एग्जैक्टली ये सेंटर में हो जाएगी पॉइंट सी पे। और जहाँ पे ये मैक्सिमम पॉजिटिव है, मैक्सिमम पॉजिटिव इस पॉइंट पे है जो कि पॉइंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रेस आएगा, तो बी पॉइंट पे ये जो स्पॉट होगी वो एक्सट्रीम राइट पे चली जाएगी, ठीक है। तो मतलब आपका ट्रेस क्या आया, यहाँ से स्टार्ट होके इधर, और ऐसा। अब ये जो सॉ टूथ वेव है इसका एक कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक होने की वजह से इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है ये एक कंप्लीट साइकिल मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है इसका। तो एक कंप्लीट साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग जो डॉट की मूवमेंट हुई, जो स्पॉट की मूवमेंट हुई, वो क्या हुई, ए से एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट बी की तरफ जाना, ठीक है। और उसके बाद सडनली आपने देखना ये ड्रॉप कर गया फिर से, किसको, जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है इस वोल्टेज की यहाँ पे, ठीक है। तो सडनली यहाँ पे जाने की वजह से क्या होगा कि जो अब मूवमेंट है इसकी स्पॉट की वो क्या होगी, यहाँ से लेके स्टार्ट हुई और यहाँ बी तक गई, ए से स्टार्ट हुई और बी तक गई, एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट होके एक्सट्रीम राइट, और जब यह यहाँ पे है बी पे, उसके बाद जब ये चीज़ होएगी, जब सडनली इसने दोबारा से क्या करना है, इसने दोबारा से स्पॉट ने लेफ्ट की तरफ जाना है, पर ये जो होगा एक तरह से जंप होएगी। ये क्या होगा, ये अब ये ट्रेस ऐसे नहीं होता जाएगा, ये ए से भी ऐसे गया, उसके बाद सीधा जंप हुई और ये ए पे आ गया। मतलब ये कैसा है, ऐसे ऐसे, मतलब मेरा पेन बी से उठ के ए पे चला गया, बी से उठ के ए पे चला गया, और इस काम को होने में इतना टाइम नहीं लग रहा, तो ये ऐसे 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 है। ये जो चीज़ बन रही थी यहाँ पे, ये क्या थी, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। मेरा पेन ऐसे जा रहा था, फिर वापस आ रहा था, फिर जा रहा था, फिर वापस आ रहा था। इस केस पे क्या है, पेन ऐसे जाएगा, उठ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर उठ जाएगा, फिर उठ जाएगा, ऐसे। इस केस पे क्या होगा, मेरा पेन ए से स्टार्ट होगा, बी तक स्मूथली जाएगा और बी पे एकदम से उठ जाएगा, फिर ए पे आ जाएगा, फिर स्मूथली चलेगा, फिर बी पे एकदम से उठ के लेफ्ट पे आ जाएगा, ए पे, यहाँ से ऐसे। तो ये एक तरह से बना तो सॉलिड ट्रेस ही रहा है, सॉलिड लाइन। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है इसकी भी अगर मैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ले लूँ, इसकी भी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज़ ले लूँ, तो ये वाली जो चीज़ होनी है
1 सेकंड में ऐसे 50 साइकिल्स हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने 1 साइकिल दिखाया हुआ है, तो 1 सेकंड में अगर ऐसे 50 साइकिल्स हो रहे हैं और 1 साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये चीज़ हो रही है तो दूसरे साइकिल में क्या होगा, ऐसे, फिर तीसरे में क्या होगा, ऐसे, फोर्थ, फिफ्थ। तो 1 सेकंड में अगर ये चीज़ होती जा रही है 1 सेकंड में तो आप डिस्टिंक्टली नहीं देख पाओगे कि एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे स्पॉट किस पोजीशन पे थी, ठीक है। तो आपको देखने में ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन अगेन एक सॉलिड लाइन ट्रेस ही दिखेगा। तो हमेशा एक डेफिनेट लेंथ की ही जो है लाइन आती जाएगी इस तरह से। तो ये तो था जो डिस्कशन हम कर रहे हैं कि जो एसी वेव फॉर्म है आपका, अगर साइनोसॉइडल की बजाय सॉटूथ वेव का हो तो भी आपको ये सॉलिड लाइन ट्रेस ही मिलेगा। लेकिन सीआरओ में जो हम इनपुट एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, वो सॉटूथ वोल्टेज होती है, ना कि ये साइन वोल्टेज। साइनोसॉइडल वेव नहीं होती, ये होती है। ये क्यों होती है, ये इम्पॉर्टेंट मेजर डिफरेंसेस होंगे दोनों में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने देखा कि चाहे हमने साइन वोल्टेज अप्लाई की चाहे सॉटूथ वोल्टेज अप्लाई की टू दी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, तो दोनों ही केस में जो हमें ट्रेस मिला वो क्या था, एक सॉलिड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से हमें दोनों ही केस में मिली। तो अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि इन दोनों, ये जो ट्रेस मिल रहे हैं इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस में, इनके बनने में क्या डिफरेंस है। मिल तो रही हैं, लेकिन क्यों मैंने कहा कि जो सॉटूथ वोल्टेज है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है एज़ कम्पेयर टू दी साइन वोल्टेज। तो ये जो मेजर डिफरेंसेस हैं अब हम देखने वाले हैं। तो हम अगर इससे स्टार्ट करें सॉटूथ वोल्टेज से, तो ये कुछ इस तरह की है और ये कैसे बन रही थी ये भी हमने डिस्कस किया कि जब इनिशियली ये इस पोजीशन पे है, इस चीज़ को मैंने ऐसे करके दिखाया आपको, यहाँ पे रोटेट कर दिया, और यहाँ पे इनिशियली जब ये ए पोजीशन पे है जो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे है, तो ये वोल्टेज एक तरह से लीनियर रैंप है, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज कर रही है वोल्टेज टाइम के साथ, और यहाँ पे ये एकदम से ड्रॉप कर रही है एट दिस इंस्टेंट। और इस इंस्टेंट पे एकदम से ड्रॉप होने की वजह से जो एक साइकिल के बाद क्या हो रहा है, इनिशियली जैसे जो स्पॉट है वो ए से स्टार्ट करी, यहाँ से स्टार्ट करी, यहाँ पे थी ए पे, ठीक है, उसके बाद ये जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है तो जो स्पॉट है वो टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड मूव कर रही है, और बी पोजीशन पे जहाँ पे ये मैक्सिमम पॉजिटिव है उस केस में इसने ये एक कंप्लीट साइकिल यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके बाद सडनली इस वोल्टेज ने ड्रॉप कर जाना है, और इस सडन ड्रॉप की वजह से एट दिस पॉइंट बी इंस्टेंटेनियसली ये बी से ए पे स्पॉट जंप कर जाएगी, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली यहाँ से यहाँ जंप हो जाएगा स्पॉट का, ठीक है। तो एक साइकिल पे क्या हुआ, एक साइकिल में ए से बी गया और जंप हो गया फिर ए में, दूसरे साइकिल में क्या हुआ, ए से बी स्मूथली फिर सडनली जंप हुआ बी पे और ए पे आ गया। तो मतलब ट्रेस ऐसे बन रहा है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहती हूँ वो क्या है कि सॉटूथ वोल्टेज के केस में जो स्पॉट है दैट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। किस केस में, जब सॉटूथ वेव है, सॉटूथ वोल्टेज हमने अप्लाई करी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जब मैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात करती हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है कि अगर तो मेरी ये जो स्पॉट है, ठीक है, जो ऐसा ये सफ़र तय कर रही है, अगर तो ये इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ये चीज़ होनी ज़रूरी है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो मैं कह दूँगी कि जो मेरी स्पॉट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती हुई ये सॉलिड लाइन ट्रेस बना रही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए मुझे ये चीज़ ओबे करवानी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को
हम किस चीज़ से कंफर्म करेंगे, पहले तो इसका ग्राफ देख लेते हैं कि सॉ टूथ वोल्टेज किस तरह की होती है। यहाँ पे मैंने ये बना दिया, इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊँ, ये है तो एक तो वोल्टेज ही है, मैं देख रही हूँ वोल्टेज की जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से टाइम इंस्टेंट पे किस तरह की है। तो ये लीनियर रैंप होने की वजह से ये जो आप देख रहे हो स्लोप इसकी हर पॉइंट पे सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में तय करना है तो ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है सॉ टूथ वोल्टेज के केस में। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया 0, 1, 2, 3, 4 ये सेकंड्स हैं, ये टाइम इंस्टेंट्स मैंने मार्क कर दिए एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है ये आपको वाई एक्सिस पे दिखा रखी है, ठीक है। अब अगर मैं पहला टाइम इंटरवल लूँ जो कि है 0 से 1, ठीक है, यहाँ से 0 से 1 में जो इसने डिस्टेंस तय किया होगा, जो इसकी पोजीशन है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करी, इतना, ठीक है। 0 से 1 में ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे स्पीड देखना चाहूँ तो वो क्या होगा, स्लोप होगा एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो वो स्लोप कैसे होगा कि इनिशियल से फाइनल यहाँ तक गया और इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस टाइम इंटरवल, वो हो जाएगा यहाँ पे आपको अगर स्पीड देखनी है इसकी, ठीक है। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको डिवाइड कर दोगे इससे, तो ये पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो है आपको स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरा टाइम इंटरवल है वो क्या है, यहाँ से यहाँ। अब इनिशियली ये इस टाइम इंस्टेंट पे है 1 सेकंड वाले पे और फाइनली 2 पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टाइम इंटरवल इक्वल रखना है और तब चेक करना है कि डिस्टेंस इक्वल हो पा रहे हैं या नहीं। अब यहाँ से 0 से 1 एक टाइम इंटरवल है, 1 से 2 ये भी, तो अगर 2 - 1 करेंगे तो है तो एक ही यूनिट का टाइम इंटरवल, एक ही सेकंड का, तो 1 से 2 में फिर से जो टाइम इंटरवल है वो तो इक्वल है। अब यहाँ से अगर यहाँ पे ये टाइम ये था तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन देख लेंगे, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन है ये, और इनिशियली अभी ये 1 पे था, ठीक है, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो इनिशियली तो स्पॉट ने यहाँ होना है, तो जो डिस्टेंस होगा जो इसने ट्रैवल किया इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो है ये, ठीक है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड देखना चाहूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड देखना चाहूँ तो वो स्लोप होगी। स्लोप कैसे निकालोगे आप, फिर से क्या करोगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय दिस टाइम, वो एक तरह से स्पीड बता देगी इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे अगर आप स्पीड देखना चाहें। अब क्योंकि ये और ये अगर आप टू द स्केल बनाएंगे इस चीज़ को, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। टाइम इंटरवल्स तो आपको दिख ही रहे हैं कि ये 1-1 सेकंड के हैं। ये तो डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम होगा, जो न्यूमरेटर है जो कि डिस्टेंस है वो ये और ये सेम होंगे, तो मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्पीड आई सेम। सिमिलरली अगर आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड देखनी है, फिर से वो क्या होगा कि स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालोगे, फिर से आप इनिशियली अभी यहाँ पे हो, फाइनल आप यहाँ पे हो, तो जो टाइम इंटरवल है फिर से आपका क्या होगा, 1 सेकंड का बनेगा 2 से 3 में, और इनिशियली अगर ये अब यहाँ था तो फाइनली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ है, तो फिर से जो आपका डिस्टेंस है वो ये बन जाएगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो ये जो स्लोप होगी इसकी वो क्या है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और ये जो डिस्टेंस है फिर से इन्हीं दोनों के इक्वल है, और टाइम आपको पता है फिर से 1 सेकंड है। तो अगर आप इसको देखते जाओ, क्योंकि ये लीनियर रैंप है, लीनियर रैंप वोल्टेज है, तो हमेशा आपको हर एक टाइम इंस्टेंट पे स्पीड सेम ही मिलेगी। अगर ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो मैं क्या कह रही हूँ कि यूनिफॉर्म स्पीड से मेरी जो स्पॉट है वो चल रही है ए से बी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से आपने शो कर दिया कि सॉ टूथ वोल्टेज के केस में जो बीम है, जो बीम नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पॉट बन रही है वो ए से बी की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, और बी पे ये इंस्टेंटेनियसली ए पे जंप कर जाती है क्योंकि वोल्टेज सडनली यहाँ पे ड्रॉप कर जाती है। और इसी चीज़ को
इसी चीज़ को मैंने ऐसे रोटेट करके यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। ग्राफ तो इन एनी केस सेम है, तो टाइम एक तरह से यहाँ चल रहा है, इसको अगर उल्टा करते तो टाइम यहाँ पे है, तो पोजीशन जो है आप देख सकते हो, तो जो स्पॉट होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सॉ टूथ वोल्टेज के केस में। तो आपने क्या कहा कि यूनिफॉर्म स्पीड से ये ट्रेस बनेगा, तो होगा क्या, ए से बी ऐसे, फिर जंप ऐसे। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि अगर आप इसी को रोटेट करके अगर देखें तो वो चीज़ रिप्रेजेंट की जो यहाँ बनाई है। अगर एक साइकिल की बात करूँ तो वो चीज़ ऐसे मैंने दिखा रखा है वेव फॉर्म का। तो यहाँ पे ए से बी कैसे ट्रेस हो रहा है, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे एक्सट्रीम नेगेटिव है, मैक्सिमम नेगेटिव है, तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे है ए, उसके बाद ये मैक्सिमम पॉजिटिव है तो एक्सट्रीम राइट पे है, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये यूनिफॉर्म स्पीड से चली, और एक साइकिल के बाद, ये एक साइकिल है, इसके बाद फिर से ये पैटर्न रिपीट होना, ये वाला। तो इसको अगर आप ऐसे रोटेट करके देखोगे फिर से एक ये वाली चीज़, यही वाला पैटर्न मिलेगा दोबारा से। तो एक साइकिल के बाद क्या होगा कि जो स्पॉट है अभी इनिशियली बी पे है, तो वो एकदम से यहाँ पे लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगी इंस्टेंटेनियसली। द स्पॉट मूव्स टू द लेफ्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, और उसके बाद फिर से यूनिफॉर्म स्पीड से ए से बी की तरफ जाएगी। तो ये जो ट्रेस है, अगर 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का ये आपका वेव फॉर्म है, ये सॉ टूथ वोल्टेज जो आपने दे रखी है, तो एक सेकंड में ऐसा 50 बार होने की वजह से आप परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से देख नहीं पाएंगे कि डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे स्पॉट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो इस वजह से आपको ये ट्रेस मिल रहा है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब हमने यहाँ बात कर ली कि यूनिफॉर्म स्पीड से ये स्पॉट चल रही है। अब आते हैं किस पे, साइन वोल्टेज पे। तो अब आते हैं साइन वोल्टेज पे। साइन वोल्टेज जो है, अब इसका अगर आप पोजीशन वर्सेस टाइम देखें, तो वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। साइन वेव वोल्टेज है। अब डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे मैंने पोजीशन यहाँ भी मार्क कर रखी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ स्टेटमेंट दूँ कि ट्रेस तो दोनों केस में सॉलिड लाइन है, यहाँ पे मैंने बोला यूनिफॉर्म स्पीड। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि साइन वोल्टेज अगर आप दोगे अपनी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, तो जो स्पॉट है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी। नॉन यूनिफॉर्म यहाँ लिखा भी हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड से आपकी जो स्पॉट है वो मूव करेगी अगर आप साइन वोल्टेज देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए फिर से इस ग्राफ पे आ जाते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मैं कब बोलूँगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है, जब अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो जाएं इक्वल टाइम इंटरवल्स में, ठीक है। अनइक्वल, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कह दूंगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अब मैंने इक्वल टाइम इंटरवल्स तो यहाँ पे देख लिए कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। मैं पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो पहले अगर मैं इनिशियली देखूँ कि 0 से 1 टाइम इंटरवल में जो मेरा डिस्टेंस कवर हुआ वो क्या है, इतना, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को सिलेक्ट किया। अभी इनिशियली जो थी मेरी स्पॉट यहाँ थी, फाइनल यहाँ पे है, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो मेरी पोजीशन होगी अब इस केस में ये होगी, और टाइम फिर से 1 सेकेंड है। तो अब ये टू द स्केल नहीं है, लेकिन आप अगर इसको ड्रॉ करेंगे अच्छे से तो आप देखेंगे ये डिस्टेंस अलग होगा इससे, ये डिस्टेंस इससे अलग होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको ज़्यादा ये चीज़ दिख जाएगी। अब अगर नेक्स्ट टाइम इंटरवल देखें 2 से 3 में, तो यहाँ पे इनिशियली तो ये 2 पे है, फाइनली 3 पे है। तो इनिशियली यहाँ पे है और फाइनली ये, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ इस टाइम इंटरवल में वो है इतना। तो अब यहाँ पे क्लियरली आपको देख रहे हो कि ये कम होगा इन दोनों से, ठीक है। और टाइम फिर से 1 सेकेंड है। तो इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो इससे और इससे अलग है, और इसकी जो स्पीड है वो इन दोनों से अलग है, इसकी भी सबसे अलग है। और फाइनली अगर आप ये लास्ट वाले टाइम इंटरवल को भी देख लें तो इनिशियली अगर पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन क्या है ये। तो कहने का क्या मतलब है, हर एक पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में। तो इसी वजह से ये जो है, अगर आप
साइन वेव इनपुट दोगे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, तो जो आपका स्पॉट मूव करेगा ए से बी में, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। कभी कहीं तेज़ चल रहा दिख रहा होगा, कभी स्लो डाउन होता, ठीक है। इस केस में तो एक ही रफ्तार से चल रहा था। तो मैंने कहा साइन वोल्टेज के केस में जो स्पॉट मूव करेगी वो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड से मूव करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका ट्रेस देखूँ तो इनिशियली इसने 0 से स्टार्ट करना है, 0 पे है इनिशियली, 0 पे स्टार्ट करना है, ठीक है। ये एक्सट्रीम लेफ्ट से नहीं स्टार्ट होगा, ये सेंटर से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद इसने मैक्सिमम पॉजिटिव होना है। मैक्सिमम पॉजिटिव मतलब एक्सट्रीम राइट की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम राइट में ये यहाँ तक चला गया जो कि है बी पोजीशन, ठीक है। यहाँ तक गया, यहाँ पे है बी हम। उसके बाद इसने फिर से पीछे की तरफ आना है, पीछे की तरफ आना है, और यहाँ पे एग्जैक्टली 0 पे फिर से आ जाएगा। फिर इसने कहाँ आना है, एक्सट्रीम नेगेटिव तक। एक्सट्रीम नेगेटिव क्या है, जो है पॉइंट आपका ए, एक्सट्रीम नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे और उसके बाद फिर से आप एक्सट्रीम नेगेटिव से होके फिर से सेंटर में आ रहे हैं, फिर से ये यहाँ। तो जो स्पॉट की मूवमेंट हुई वो क्या थी, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये, फिर पीछे, फिर ये। तो ऐसा एक ही जगह हो रहा है। अगर आप देखो इसका कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये हॉरिजॉन्टली ऐसा यहीं पे हो रहा है, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, 50 टाइम्स हो रहा है 1 सेकंड में, अगर ये 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, ठीक है। तो इसी परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से फिर से आपको ये सॉलिड लाइन ट्रेस मिल रहा है। लेकिन अब हमने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी कि ये वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से स्पॉट चल रही है। तो इसको आपने कैसे समझना है, तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ भी देखो इसका, साइन वेव का अगर आप ग्राफ देखो तो ज़्यादा आपको जब स्पीड वेरिएबल, एक तो मैंने दिखा दी, दिख रही है स्पीड वेरिएबल दिख रही है, और अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा अगर बात करूं कि मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड आपको ग्राफ में कहाँ दिख रही है, तो जहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा दिखेगी आपको, जहाँ पे स्लोप, जिन पॉइंट्स पे स्लोप सबसे ज़्यादा दिखेगी वहाँ आप कहोगे कि मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा होगा उस पॉइंट पे, और जहाँ जहाँ स्लोप मिनिमम होगी या 0 होगी आप कहोगे यहाँ धीरे चल रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप 0 पॉइंट पे देखो, 0 क्रॉसिंग में देखो यहाँ पे, तो जो आपको यहाँ पे स्लोप दिख रही है इस केस में ये मैक्सिमम है, इस केस में स्टीप सबसे ज़्यादा है 0 क्रॉसिंग में। और अगर यहाँ वाले पे देखो, और अगर यहाँ पे आप पीक पे देखो और यहाँ पे ट्रफ पे देखो, पीक पे अगर आप देखो यहाँ पे जो स्लोप है ये 0 है ऑलमोस्ट, ठीक है, कांस्टेंट लाइन बन रही है, और इधर भी जो है एक तरह से मिनिमम स्लोप है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम दिख रही है। तो इस पोजीशन पे आप कह सकते हो, इस पोजीशन पे आपको स्पीड मैक्सिमम लग रही है, स्पीड मैक्सिमम लग रही है इस केस में, और इन पॉइंट्स पे आपको यहाँ पे जो स्पीड है वो मिनिमम लगेगी। बाकी अगर किसी पॉइंट पे आपने देखना है तो वहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके वहाँ पे स्लोप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको यहाँ कहीं दिख रही है, मिनिमम यहाँ, और बाकी जगह थोड़ी सी इंटरमीडिएट स्पीड दिख रही है, ठीक है। तो स्पीड वेरिएबल है हर एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो जो सॉलिड लाइन ट्रेस बन रहा है उसमें जहाँ जहाँ 0 क्रॉसिंग पे जब बीम होगी, जब भी ये इस पोजीशन को क्रॉस कर रही होगी, तो इसकी जो स्पीड, अब देखो इसने स्टार्ट तो 0 से ही होना था क्योंकि यहाँ से हम इस वेव फॉर्म को लेके चले हैं, तो 0 पोजीशन के अराउंड स्पीड हमेशा मैक्सिमम होगी। 0 पोजीशन पे जो होगी, 0 क्रॉसिंग पे स्पीड मैक्सिमम होगी, और उसके बाद जैसे जैसे ये एक्सट्रीम पॉजिटिव या एक्सट्रीम मैक्सिमम पॉजिटिव या मैक्सिमम नेगेटिव में जा रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव, यहाँ पे जो आपको स्पीड दिखेगी वो मिनिमम होगी, क्योंकि यहाँ ये टर्न ले रहा है एक तरह से, ठीक है। ग्राफ जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 0 से हम स्टार्ट हुए, तो यहाँ पे स्पीड होगी एकदम से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जैसे B को गए तो स्लो हो गई, फिर स्लो होके यहाँ पे एकदम से ज़्यादा, फिर यहाँ स्लो, फिर यहाँ ज़्यादा स्लो। तो जो स्पॉट की मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, यहाँ पे एकदम से फास्ट सेंटर में, फिर यहाँ पे स्लो,
फिर यहाँ पे एकदम से फास्ट, फिर टूवर्ड्स ए स्लो, फिर सेंटर में फास्ट, फिर स्लो, फास्ट स्लो, फास्ट स्लो, इस तरह से, ठीक है। इस रीजन में फास्ट और एक्सट्रीम पोजीशंस पे स्लो थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। बीच में भी अलग अलग स्पीड से, तो सबसे ज़्यादा फास्ट नियर ज़ीरो क्रॉसिंग्स और स्लो यहाँ पे ए और बी पोजीशंस पे सबसे ज़्यादा स्लो। तो कहने का क्या मतलब है, इसको आप उस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हो जैसे एक पेंडुलम बैक एंड फोर्थ स्विंग करता है। एक्सट्रीम पोजीशंस पे उसकी सबसे कम स्पीड होती है नियरली ज़ीरो, और सेंटर में वो एकदम से ज़्यादा स्पीड से जाता है जब सेंटर क्रॉस करता है। तो ये उसी तरह से है, और ये जो है मेजर डिफरेंसेस हैं। अब क्योंकि अब आप आगे जाके देखोगे हम लेंथ से टाइम कैलिब्रेट करते हैं, लेंथ से टाइम कैलिब्रेट करते हैं, हमें ये करना होता है। तो उस वजह से जब यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो इसको लेना एज एन इनपुट वोल्टेज टू दी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि लेंथ को अगर आप टाइम से कैलिब्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइम मेजरमेंट्स इस केस में बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सॉ टूथ वोल्टेज को लेते हैं, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं और यूनिफॉर्म स्पीड से स्पॉट मूव कर रही है, तो उस केस में अगर आप लेंथ से टाइम कैलिब्रेट करवा रहे हैं, ठीक है, लेंथ से टाइम कैलिब्रेट करना चाहते हैं, तो टाइम मेजरमेंट्स जो हैं बहुत इजी हो जाएंगी। तो उस केस में आप सॉ टूथ वोल्टेज ज़्यादा प्रेफर करोगे इससे। इसी वजह से आप CRO में सॉ टूथ वोल्टेज प्रेफर करते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को देना एज कम्पेयर टू साइन वोल्टेज। तो सबसे पहले CRO में किसी भी कनेक्शन को बनाने के लिए हमारे पास BNC केबल्स होती हैं। इसका जो बाहरला पार्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करता है, और अंदर जो ये पिन है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करती है। अब ये मेरा CRO है, जो भी यहाँ कनेक्शंस करने हैं अगर ध्यान से देखें तो अंदर एक होल है और बाहर एक मेटल की केसिंग है जो बिल्कुल इस BNC केबल को मैच करती है। अब हमारा बेसिक काम होता है फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर क्या है, हम CRO में क्या करते हैं, सिग्नल्स लगाते हैं और सिग्नल्स को विजुअलाइज करते हैं। तो लैब में अगर हमको कोई सिग्नल प्रोड्यूस करना हो, उस काम के लिए हम फंक्शन जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक फंक्शन जनरेटर कैसे काम करता है। तो फंक्शन जनरेटर में ये आउटपुट है जहाँ मैंने अपनी BNC केबल लगा रखी है। उसके बाद यहाँ पे मेरा पल्स जनरेटर का डिस्प्ले जो मेरे को फ्रीक्वेंसी दिखाता है। यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी सेट कर सकता हूँ, इसको बारी बारी चेंज कर करके। ये है DC ऑफसेट। DC ऑफसेट बेसिकली क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई सिग्नल है जो 6 वोल्ट का है, पर जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ 2 और 6 वोल्ट के बीच में आ रहे हैं। मतलब अगर मैं उसमें वेव ड्रॉ करूं तो वो 2 से 6 में ही चेंज करती है हमेशा। तो जो 2 वोल्ट बचा जो कभी चेंज नहीं हो रहा उसको हम कहते हैं DC ऑफसेट। उसके बाद ये हमारा फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, अगर मेरे को फाइन एडजस्टमेंट करनी है फ्रीक्वेंसी की। ये मेरा एम्पलीट्यूड वेरिएशन है, अगर मेरे को एम्पलीट्यूड चेंज करना है। और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ मेरे को किस टाइप की वेव चाहिए, जैसे साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव एट्सेट्रा। अब हमको कनेक्शन कैसे करना है, तो BNC केबल्स 2 टाइप की आती हैं। एक जिनके दोनों साइड BNC कनेक्टर लगा होता है, एक जिसमें नीचे BNC कनेक्टर लगा होता है और ऊपर एलिगेटर क्लिप्स लगे होते हैं। समझ आया ये कैसे हो रहा है? नहीं आया तो बोल दो। अब हमने देखा कि हम सॉ टूथ वोल्टेज अप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, ठीक है। तो अगर मैं अब इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दूं, अगर मैं इसकी भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स मान लूं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? आपको रिलेशन पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 20 मिली सेकेंड्स। और वो कैसे आ रहा है ये आप देख सकते हैं। टाइम पीरियड यहाँ पे डालोगे 20 मिली सेकेंड्स, 20 मिली सेकेंड्स 20 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स है, तो 10 टू द पावर -3 ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये कैंसिल होके 50 हर्ट्स आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड अगर मैं बात करूं तो कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स इट इज़ 20 मिली सेकेंड्स। और इस फ्रीक्वेंसी की अब मैंने सॉ टूथ वोल्टेज
अप्लाई करनी है अपनी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को। मैंने जब इनके डिफरेंसेस डिस्कस किए थे तो मैंने एक टर्म यूज़ करी थी कि टाइमिंग मेजरमेंट्स, कैलिब्रेशन में यहाँ पे थोड़ा सी दिक्कत आती है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो वो चीज़ अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि लेंथ और टाइम कैलिब्रेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप मान लो कि ये जो सॉलिड लाइन ट्रेस मिला फॉर द केस ऑफ सॉ टूथ वोल्टेज, उसकी एक डेफिनेट जो लेंथ थी वो थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का ये जो आपको है ट्रेस मिल गया, ठीक है। और अगर आप एक साइकिल की बात करें तो वो ये है एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड है कि ये कितने टाइम में प्रॉपर एक साइकिल बनता है, वो क्या है 20 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो 20 मिली सेकेंड्स है। अब ये है तो वोल्टेज वर्सेस टाइम ही है ना, यहाँ वोल्टेज है और यहाँ पे टाइम है और इसी को ही आपने ऐसे रोटेट कर रखा है, ठीक है। तो ये वोल्टेज है और टाइम नीचे ये वाली एक्सिस है, ठीक है, वोल्टेज वर्सेस टाइम। तो टाइम अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ ऐसे, ठीक है, तो ज़ीरो टाइम पे वोल्टेज ये है 5 मिली सेकेंड्स पे। अब ये सारे जो टाइम है मैंने मिली सेकेंड्स में लिखे हुए हैं। 5 मिली सेकेंड्स में आप यहाँ पे हैं वोल्टेज पे, ठीक है, 10 में ये है और 15 मिली सेकेंड्स पे वोल्टेज ये है और 20 मिली सेकेंड्स पे वोल्टेज ये है। इस तरह से है ये, ठीक है। आपको इस ग्राफ में टाइम ऐसे दिख रहा है, इस ग्राफ में टाइम ऐसे दिख रहा है, इसमें टाइम ऐसे दिखेगा, ठीक है। उसी तरह से मैंने लिखा हुआ है। अब ये जो सॉलिड लाइन ट्रेस आया है, यहाँ तो एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो है सॉ टूथ वोल्टेज जब आप ऐसे करोगे यहाँ पे, ये यहाँ से एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट होके फिर एक्सट्रीम राइट तक जाके बी पे ये सडन जंप करेगी, फिर से ए पे आ जाएगी एक साइकिल के बाद। तो यहाँ पे हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं तो वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रेस आया वो ये था और उसकी लेंथ मैंने कह दी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर 10 सेंटीमीटर का है तो मैं आपको बताती हूँ कैलिब्रेशन का क्या मतलब है, कि लेंथ को हम टाइम के टर्म्स में कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो हमें तो जो स्क्रीन पे दिखेगा वो ये दिखेगा, ठीक है, कितनी लेंथ का ट्रेस आ गया, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि कितना टाइम बाद कितनी लेंथ कवर हो रही है, अगर इन दोनों के बीच में, लेंथ और टाइम के बीच में अगर एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए तो मैं क्या कह दूंगी कि लेंथ टाइम की टर्म्स में कैलिब्रेट हो गया है। अगर मैं लेंथ का और टाइम का एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाऊँ तो मैं क्या कह दूंगी कि यहाँ लेंथ जो है टाइम के टर्म्स में कैलिब्रेट हो गई है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड है 20 मिली सेकेंड्स, क्या मतलब कि एक साइकिल कंप्लीट होने में 20 मिली सेकेंड लगाता है। तो यहाँ पे मैंने एक साइकिल बनाया है और ये पूरा कंप्लीट होने में 0, 5, 10, 15, 20 मिली सेकेंड लगाता है, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप ऐसे चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, कितने टाइम इंस्टेंट पे वोल्टेज क्या है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि ये वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ ख़त्म हो रही है, तो ये टाइम पीरियड 20 मैंने यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। तो इसकी मार्किंग समझ आ गई, आपने टाइम ले लिया मिली सेकेंड में। अब अगर आप इसकी टाइम में और इसकी जो लेंथ है, लेंथ में अगर कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएँ कि कौन सी लेंथ कौन से टाइम को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, अगर इस तरह का रिलेशनशिप मैं इस्टेब्लिश कर पाऊँ तो मैं क्या कह दूँगी कि लेंथ ए बी इज़ कैलिब्रेटेड इन टाइम। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ये आपको पता चल गया कि एक साइकिल 20 मिली सेकेंड्स में कंप्लीट होना है। तो साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके बाद तो दोबारा से एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ट्रेस की बात करें तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे 0 मिली सेकेंड्स है, 0 मिली सेकेंड्स पे वोल्टेज क्या है, ये मैक्सिमम नेगेटिव, ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट। अब इसके बाद टाइम थोड़ा बढ़ा, टाइम पहुंचा कितना 5 मिली सेकेंड्स। 5 मिली सेकेंड्स में क्योंकि वोल्टेज ये थी, ठीक है, 5 मिली सेकेंड में सॉरी वोल्टेज ये थी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेंथ आएगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ आएगी वो क्या होगी, ये
अब 10 मिली सेकेंड पे जो वोल्टेज होगी वो ये होगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लोकेशन होगी स्पॉट की वो क्या होगी, ये सी पे, और ये जो लेंथ होगी दैट विल बी 5 सेंटीमीटर इन दैट केस। और सिमिलरली अगर आप यहाँ 15 मिली सेकेंड्स की बात करो, 15 मिली सेकेंड पे वोल्टेज क्या है ये, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी वो इतनी होगी। और सिमिलरली यहाँ पे अगर 20 मिली सेकेंड्स है तो आपकी वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है एक्सट्रीम राइट है, तो ये आपकी प्रॉपर पूरी की पूरी 10 सेंटीमीटर बन गई। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो कि आपने एक प्रॉपर लेंथ से, अगर आपको इसकी लेंथ मालूम है कितने सेंटीमीटर है ये, आपने लेंथ ए बी लेंथ को कैलिब्रेट कर दिया टाइम से, लेंथ ए बी इज़ कैलिब्रेटेड इन टाइम। तो इस चीज़ को आप कहते हो कैलिब्रेशन करना, ठीक है। आपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दिया कि कौन से टाइम पे ये जो लेंथ है कितनी कितनी कवर हो रही है, तो इस चीज़ को कहते हैं कैलिब्रेट कर देना। अब हम CRO पे आ जाते हैं, तो पहले ऑन करते हैं इसे। अब जैसे मैंने CRO को ऑन करा, इसका जो पीछे हीटर लगा है उसमें वोल्टेज आई और उसने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करना स्टार्ट करा कैथोड से। तो धीरे धीरे क्या होएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने लगेगा, यहाँ पर एक लाइट दिखने लगेगी मुझे, जो मुझे लाइन दिख रही है। अब इस लाइन को अगर मैं बिल्कुल छोटा कर दूँ, अब जो मेरे पास लाइन आ रही थी मैंने क्या करा, अपने टाइम डिवीजन्स को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, जो मेरे टाइम डिवीजन्स हैं सिंस वो बहुत छोटे हो गए हैं, तो और सिग्नल मेरे पास कोई है नहीं, तो मेरे पास सिर्फ एक डॉट आ रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो यहाँ स्ट्राइक कर रही है, चल रही है टाइम डिवीज़न के कारण, और कुछ नहीं मूव कर रही वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई सिग्नल ही नहीं है। अगर मैं टाइम डिवीज़न बढ़ा देता हूँ तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये धीरे धीरे करके अब थोड़ा जल्दी स्वीप कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा डिजिटल रीड आउट है, या ये मेरे को लिख के देता है कि एक बॉक्स ये कितनी देर में कवर करता है। जैसे अगर मैं इसको बिल्कुल मिनिमम कर दूँ तो ये लिख रहा है कि एक बॉक्स ये 0.2 सेकेंड्स में कर रहा है, तो 0.2 सेकेंड 0.2 सेकेंड 0.2 सेकेंड। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो अभी एक बॉक्स 0.1 सेकेंड में कर रहा है, फास्ट हो गया। मैं इसको और कर दूँ, अब एक पॉइंट आएगा जब ये मेरी परसिस्टेंस के ही पार चला जाएगा। पहले तो डॉट आ रहा था, अब जब ये 1/16 ऑफ सेकेंड से फास्ट हो जाएगा तो मेरे को लाइन दिखने लगेगी एक। अब मेरे को पूरी एक लाइन दिखाई दे रही है। अब अगर मैं इधर आऊँ तो मेरे पास टाइम डिवीज़न का नॉब है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ अभी क्या हो रहा है, ये स्वीप हो रहा है हॉरिजॉन्टली। जो मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं वो इसको मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करके स्वीप कर रही हैं। तो टाइम बेस मेरा 0.2 सेकेंड्स है। इसका मतलब एक बॉक्स कवर करने के लिए 0.2 सेकेंड्स लेता है। से 10 डब्बे हैं तो ये 2 सेकेंड में पूरा स्वीप हो रहा है। अब अगर मैं टाइम डिवीज़न को बढ़ाऊँ तो ये फास्ट होएगा फास्ट होएगा फास्ट होएगा। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इतने फास्ट स्वीप हो रहा है कि मेरी आंखें परसीव नहीं कर पा रही इसको हिलते हुए, तो मेरे को एक लाइन दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल सिग्नल भी हटा दूं तो ये डॉट रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, ना एक्स में डिफ्लेक्शन हो रही है ना वाई में डिफ्लेक्शन हो रही है, तो मेरा पॉइंट एक ही जगह रुक गया। अगर हम अपनी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को भी पिक्चर में लाएं, आपको पता है डिफ्लेक्शन सिस्टम में दोनों तरह की प्लेट्स हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। अभी तक हमने बात करी थी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को जब आप एसी वेव फॉर्म दे रहे हैं तो किस तरह का ट्रेस बनेगा। लेकिन अब अगर आप प्रॉपर एक वेव फॉर्म डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे सिग्नल देना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर तो देखो, मान लो मैं साइन एक्स प्लॉट करना चाहता हूँ और मेरा टाइम नहीं चल रहा, तो साइन एक्स ऐसे ऐसे दिखेगा, है ना, हवा में ऐसे ऐसे। इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, ना एक्स में डिफ्लेक्शन हो रही है ना वाई में डिफ्लेक्शन हो रही है, तो मेरा पॉइंट एक ही जगह रुक गया। अब मैं वाई में एक सिग्नल लगाऊंगा और एक्स में कुछ नहीं करूँगा, तो ये मेरी सिग्नल की कॉर्ड है, इसको हम BNC केबल कहते हैं, इसको मैं यहाँ लगा दूँगा। तो अब मैं देख सकता हूँ कि ये सिर्फ वाई में चेंज हो रहा है, एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी थोड़ी घटा दूँ तो मैं उसका चेंज भी देख सकता हूँ समय के साथ, ये चेंज हो रहा है, अभी हॉरिजॉन्टली नहीं चल रहा। तो मेरे को चाहिए कि टाइम भी इंक्रीज़ करे समय के साथ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सॉटूथ वेव का इस्तेमाल करता हूँ। अब सॉटूथ वेव क्या होती है,
इस वेव फॉर्म को हम कहते हैं एक आइडियल सॉटूथ वेव। पर ग्राफ ट्रेस करने के लिए मेरे को इसको हॉरिजॉन्टली भी चलाना है, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली चलाना शुरू करूँगा। अब सिंस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि मैं इसको चलता हुआ देख पा रहा हूँ, तो मेरे को कंटिन्यूस वेव नहीं दिख रही। पर अगर मैं सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये कंटिन्यूस हो रही है। अब हम फिर से आ जाते हैं टाइम बेस पे। अब टाइम बेस कम है तो ये धीरे धीरे स्वीप हो रहा है। अब क्योंकि सिग्नल बहुत फास्ट है तो हमको एक ही लाइन दिख रही है। अगर ध्यान से देखो एक्चुअल में वो पूरा हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये इधर से इधर स्वीप हो और मेरे को पूरा सिग्नल दिखे। तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइम बेस को कम करना शुरू कर दूँगा, कम करूँगा। अब मेरे को पूरा सिग्नल दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाऊँ मेरे को और बड़ा सिग्नल दिखाई देगा। अब अगर आप मानो कि आप वर्टिकल इनपुट, जो वर्टिकल इनपुट दे रहे हैं वो एक साइनूसॉइडल वेव दे रहे हैं, वर्टिकल इनपुट साइनूसॉइडल वेव दे रहे हैं क्योंकि आप इस साइन वेव को CRO की स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो अगर आप अपने हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को कोई इनपुट नहीं दोगे, कोई भी हॉरिजॉन्टल इनपुट अगर आप नहीं दे रहे, हमने हॉरिजॉन्टल इनपुट क्या कहा था, हमेशा सॉटूथ वोल्टेज ही रखनी है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था CRO में कि क्यों रखते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है और जिसकी वजह से यहाँ पे कैलिब्रेशन की लेंथ टाइम के साथ कैलिब्रेट करना, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है डील करना एज़ कम्पेयर टू दिस। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे तो हम हमेशा सॉटूथ वोल्टेज ही देंगे जो हॉरिजॉन्टल इनपुट होगा। लेकिन अब जो वर्टिकल इनपुट है, अगर हम ये दे रहे हैं साइनूसॉइडल वेव, वर्टिकल इनपुट बेसिकली डिसाइड करेगा कि आपको वेव फॉर्म कैसा चाहिए, ठीक है। वेव फॉर्म आपको ये चाहिए जो कि डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अब अगर आपने हॉरिजॉन्टल इनपुट कुछ भी नहीं दिया, हॉरिजॉन्टल इनपुट अगर कुछ भी नहीं दिया, तो ये साइन वेव जो है, साइन वेव इस तरह की नहीं दिखेगी स्क्रीन पे। कैसे दिखेगी, यहाँ देखो, यहाँ 0 पे स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये मैक्सिमम पॉजिटिव गया तो ये मैक्सिमम अप गया, उसके बाद फिर नीचे आ रहा है ये, और फिर मैक्सिमम नेगेटिव तो ये सबसे नीचे चला गया और उसके बाद फिर से। तो मतलब एक ही पोजीशन पे ये ऐसे हो रहा है। ये चीज़ ऐसी दिखेगी आपको जब आपने कोई भी हॉरिजॉन्टल इनपुट नहीं दिया होगा CRO में। तो आपने डिस्प्ले तो ये करना है, ठीक है। अगर आपने डिस्प्ले ये करना है और आपने ये हॉरिजॉन्टल इनपुट कुछ दिया नहीं, हॉरिजॉन्टल इनपुट कुछ दिया नहीं, तो होगा क्या, एक सॉलिड लाइन ट्रेस यहाँ पे बनेगा लेकिन वर्टिकल, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि साइन वेव तो बन रही है, साइन वेव तो बन रही है इसके हिसाब से, बट एक ही जगह बन रही है, उसको आप फैला नहीं पा रहे, ठीक है। साइन वेव को अगर आप ऐसे कंप्रेस कर दें तो ये एक लाइन ही है, होना तो ऐसे जाना चाहिए था, बट आपका क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई हॉरिजॉन्टल स्वीप नहीं है, तो उसके कारण अब आप इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में इस तरह से देख रहे हो कि ये ऐसे होने की बजाय एक ही जगह ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो ये देना ज़रूरी है। ये देने का क्या मतलब है कि आप इस चीज़ को अगर आप कायदे से स्मूथली खोलते जाएं, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन ऐसे 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 हो रही है, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल इनपुट देके इस चीज़ को ऐसे खोलते जाएं तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, ये मिल जाएगी जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए इनिशियली जो फ्रिक्वेंसी है इसकी और हॉरिजॉन्टल इनपुट की, दोनों की फ्रिक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज अगर आप लेते हैं, ठीक है, इसकी भी और इसकी भी, तो जो टाइम पीरियड होगा दोनों का, कि मतलब जो एक साइकिल बनेगा वो इस केस में भी और इस केस में भी कितना टाइम लेगा, 20 मिली सेकेंड्स। तो ये आपने कैलकुलेशन में देख लिया था। तो 20 मिली सेकेंड्स के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे ये प्रॉपर जो वेव फॉर्म होगा ये कैसा होगा, 0 से स्टार्ट करके और 20 मिली सेकेंड्स पे इसने ख़त्म हो जाना है। तो एग्जैक्टली सेंटर में 0 पे ये 10 में होगा और यहाँ पे B डैश पॉइंट पे ये 5 मिली सेकेंड्स पे है और D डैश पे ये 15 पे है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने वोल्टेज वर्सेस टाइम जो आपने वर्टिकल इनपुट को दिया है वो ये है साइनूसॉइडल वेव, और कितने कितने टाइम पे कौन सी लोकेशन है ये आप देख सकते हैं। सिमिलरली इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइमल्टेनियसली आपने हॉरिजॉन्टल इनपुट देना है। हॉरिजॉन्टल इनपुट आपने सॉटूथ वोल्टेज देनी है। सॉटूथ वोल्टेज अब आपने कैसे देनी है, ये ऐसी है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को देनी है, तो ये इसी तरह की है
और यहाँ पे जैसे मैंने कैलिब्रेशन करके दिखाई थी, जो टाइमिंग है, टाइमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी कि ये एक कंप्लीट साइकिल, क्योंकि ये भी 50 हर्ट्ज़ की है तो ये एक प्रॉपर कंप्लीट साइकिल 20 मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये शुरू तो 0 से हुआ और ये फाइनल जो है ये 20 पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो जैसे यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि 5 मिली सेकेंड्स पे जो वोल्टेज है वो क्या है B', 0 पे क्या है A', 10 मिली सेकेंड्स पे C', एंड लाइकवाइज। तो फाइनली E', पोजीशन पे ये 20 मिली सेकेंड्स में आ जाएगा और इसके बाद एक दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा। तो मतलब एक प्रॉपर कंप्लीट साइकिल को 20 मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ऐसे ऐसे यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हो। और इन वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इन वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल स्वीप कैसे बनेगा वो आपने यहाँ से देख लिया था, ठीक है। इस वोल्टेज ने बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड से राइट की तरफ मूव करवाना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो भी यहाँ पे आप ट्रेस दोगे, ठीक है। तो होगा क्या, अब यहाँ पे देखो ये वोल्टेज वर्टिकल और ये आपने अब अपने साइमल्टेनियसली दे दिया, ठीक है। तो 0 मिली सेकेंड से दोनों स्टार्ट हुए, 0 मिली सेकेंड्स पे अब आपने करना कुछ नहीं है, सिंपली दोनों की वैल्यूज़ एक साथ देखते जाना और देखना कि स्पॉट कहाँ कहाँ मूव करेगी। अब डिफरेंस क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल के साथ एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा, जिसके कारण उनके जो रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में होगा वहाँ पे जो स्पॉट होगी वहाँ आपको दिखेगी। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इनपुट यहाँ पे 0 पे यहाँ है और वर्टिकल इनपुट है 0। तो मतलब जो इनिशियल पोजीशन जो स्पॉट की होगी, ठीक है, वो क्या होगी कि 0 टाइम इंस्टेंट पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे होना है और 0 होना है, 0 टाइम इंस्टेंट पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे होना है और एम्पलीट्यूड है वो 0 होगा। तो ये चीज़ दिख रही है। अब अगर मैं 5 मिली सेकेंड्स की बात करूँ, 5 मिली सेकेंड्स में क्या होगा कि जो स्पॉट को हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करना है, स्पॉट को हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करना है और वर्टिकली थोड़ा सा ऊपर, वर्टिकली ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव, तो थोड़ा राइट की तरफ और वर्टिकली सबसे ज़्यादा ऊपर। तो स्पॉट इनिशियली पहले यहाँ थी, अब यहाँ आ गई, ठीक है। तो इसी तरह फिर आप देख सकते हो कि 10 मिली सेकेंड्स पे स्पॉट ने थोड़ा सा और राइट की तरफ होना है, स्पॉट ने थोड़ा सा और राइट की तरफ होना है और C' पे जो है एम्पलीट्यूड 0 होना है। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ मिलेगा वो पॉइंट होगा C। सिमिलरली आप ये बाकी सारे पॉइंट्स देख सकते हो। तो जो वर्टिकल लाइन एक ही जगह ऐसे ऐसे हो रही थी वो एक तरह से खोल दी गई है स्मूथली, ठीक है। इसको खोलने में हेल्प किसने की है, ये जो हॉरिजॉन्टल स्वीप है, जो कि हॉरिजॉन्टल इनपुट जो वोल्टेज है वो दे रही है, ठीक है। तो ये जो आपको ये ग्राफ है ये मिल जाएगा। अब ये सॉटूथ वे मेरे टाइम का काम करेगी कैसे, हॉरिजॉन्टल में देखना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। ये मेरी लाइन है, अभी ये ऐसे ऐसे हो रही थी जब यहाँ 0 वोल्ट था, जैसे 1 वोल्ट हुआ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में 1 वोल्ट आगे मूव करेगा तो ये आगे चली जाएगी, ठीक है। तो आगे ऐसे ऐसे करेगी, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी मेरा पेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता जाएगा। अब अगर मैं ये फास्ट इनफ करूँ तो मेरा सिग्नल कैसा होएगा, अगर मैं साइन एक्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, 0 पे 0, ठीक है। अब जब वो ऊपर गया तो हॉरिजॉन्टल भी थोड़ा आगे चला गया, तो ऐसे, ठीक है। मतलब साइन की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। यहाँ पे पहले तो यहीं पे ऑसिलेट कर रहा था, पर मैंने क्या करा, जब ये ऊपर जा रहा था मैंने टाइम बेस लगाया, इसको टाइम बेस कहते हैं। तो जब ये 1 वोल्ट हुआ तो ये थोड़ा आगे चला गया, तो अब मेरे को ऐसे दिखेगा ये। अब अगर मैं इसको और आगे कर दूँ तो ये ऐसे दिखेगा, और आगे कर दूँ तो ये ऐसे दिखेगा, और आगे कर दूँ ऐसे। हमको टाइम चाहिए तो हम एक सॉटूथ वेव लेते हैं जो कि उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव करे, ताकि इंस्टेड ऑफ हमें सिग्नल ऐसे ऐसे दिखे वो हमें ऐसे चलता हुआ दिखे, ठीक है। तो रिजल्टेंट ग्राफ कैसे बनेगा, ये कैसे देखते हैं कि सेम टाइम इंस्टेंट पे दोनों वैल्यूज़ देखोगे, तो 0 पे ये दोनों वैल्यूज़ देखोगे, क्या वैल्यूज़ हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 एम्पलीट्यूड होना, एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 एम्पलीट्यूड होना। सिमिलरली 5 मिली सेकेंड्स पे क्या होगी, ये और ये राइट जाना है, लेफ्ट से थोड़ा सा राइट जाना है और ऊपर जाना है, तो लेफ्ट से थोड़ा सा राइट जाना है और ऊपर जाना है, तो ये पोजीशन बन गई। सिमिलरली
सी डैश पे क्या होगा कि फिर से राइट की तरफ जाना है और एम्पलीट्यूड 0, राइट की तरफ जाना है, एम्पलीट्यूड 0। तो इस तरह से आप सारा का सारा ग्राफ ट्रेस करवा पाएंगे। तो ये यही ग्राफ बन जाएगा। तो बजाय कि इस तरह ऑसिलेट करने के वर्टिकली, ये एक तरह से खोल दिया गया है, और ये खुलवाने में हेल्प किसने की है? ये हॉरिजॉन्टल इनपुट ने। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे सिग्नल चेंज हो रहा है, इंस्टेड ऑफ कि मैं उसको एक ही पॉइंट पे चेंज होने दूं, मैं उसको आगे लेके जाता जा रहा हूँ। अब इसमें पॉइंट आता है परसिस्टेंस ऑफ विजन का। अगर तो ये प्रोसेस 1/16 ऑफ अ सेकेंड से फास्ट हो रही है, फिर मैं बता ही नहीं, एक्चुअल में तो अब सिग्नल इधर चला गया तो मुझे ये तो दिखना ही नहीं चाहिए, पर ये 1/16 ऑफ अ सेकेंड से फास्ट होता है, तो मैं मेरी आइज़ पर पता ही नहीं कर पाती कि वहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, तो वो मेरे को ऐसे कंटिन्यूस सिग्नल दिखता है। एक्चुअल में तो क्या है, एक डॉट है, वहाँ एक डॉट बना है, वही मूव कर रहा है, ऐसा तो है नहीं वो यहाँ भी हो इकट्ठा, पर वो इतनी फास्ट मूव करता है कि हमें पता नहीं लगता। जैसे अगर ये मेरा हाथ है, ऐसे ऐसे करूँ तो सबको दिखेगा, अगर मैं ऐसे ऐसे करने लग जाऊँ तो कंटिन्यूस एरे दिखेगा हाथों का। ठीक है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। अब फाइनली हम देखते हैं कि अगर तो हमने वर्टिकल इनपुट पे ये जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म दिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी हम 50 हर्ट्स ही रखते हैं, लेकिन हम इसकी जो हॉरिजॉन्टल इनपुट है, जो हमारी सॉटूथ वोल्टेज है, इसकी फ्रीक्वेंसी घटा के 25 हर्ट्स कर देते हैं, तो क्या होता है? अगर इसकी अब फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्स है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड आएगा वो होगा 40 मिलीसेकेंड्स। ये भी आप रिलेशनशिप ये इससे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये 1 टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे 40 मिलीसेकेंड्स है, तो 40 × 10⁻³ है, 10⁻³ ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये जो चीज़ है ये 25 हर्ट्ज बन जाएगी। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे ये जो कंप्लीट एक साइकिल है इसका वर्टिकल इनपुट का, वो तो 20 मिलीसेकेंड्स में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड है 20 मिलीसेकेंड्स, तो वर्टिकल इनपुट तो 20 मिलीसेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा है एक साइकिल। तो कहने की बात क्या है कि जो वर्टिकल इनपुट है वो तो 20 मिलीसेकेंड्स में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है अपना, एक साइकिल 20 मिलीसेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा है इस वर्टिकल इनपुट का। लेकिन हॉरिजॉन्टल इनपुट में जो सॉटूथ वेव है, इसका एक साइकिल 40 मिलीसेकेंड्स में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अगर आप साइमल्टेनियसली ये वर्टिकल इनपुट दे रहे हो इतने फ्रीक्वेंसी का और सॉटूथ वोल्टेज दे रहे हो इतने फ्रीक्वेंसी का, तो अब जो वेव फॉर्म होगा वो किस तरह का होगा CRO की स्क्रीन पे, वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, तो इसने तो क्या करना है, टुवर्ड्स द राइट मूव करते जाना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पॉट है उसको। ठीक है, लेकिन अब आप वर्टिकल इनपुट की अगर बात करो तो एक साइकिल इसका कंप्लीट हो रहा है 20 मिलीसेकेंड्स में, तो एक साइकिल तो कंप्लीट हो गया 20 मिलीसेकेंड में। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल स्वीप इसको मिलती गई, क्योंकि जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया टुवर्ड्स द राइट इसको मूव करते गए, और यहाँ पे आपने देख लिया यहाँ तक, तो 20 मिलीसेकेंड्स में तो एक कंप्लीट साइकिल जो है, एक कंप्लीट वेवफॉर्म वर्टिकल इनपुट का ऑलरेडी आ गया होगा 20 मिलीसेकेंड में। लेकिन अभी जो स्वीप करना है इसने 20 मिलीसेकेंड्स का टाइम अभी और बचा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इनपुट पे डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे जो आप सॉटूथ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, अब उसका जो टाइम पीरियड है वो 40 मिलीसेकेंड्स का है। ठीक है, वो डबल हो गया टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी हाफ होगी, घट गई, टाइम पीरियड डबल हो गया। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक होने में तो एक वेव फॉर्म आ गया, किसका, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। और नेक्स्ट जो 20 मिलीसेकेंड में उसमें फिर से वो कंप्लीट ये जो है एक अनदर वेव फॉर्म बन जाएगा। तो मतलब कि अगर आप इसको और इसको साइमल्टेनियसली दे रहे हैं, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और इसकी इससे हाफ है, तो दिस विल कॉज two complete waveforms to be displayed on the screen corresponding to this vertical input. इस vertical input के दो complete cycles, दो complete waveforms आपको CRO की स्क्रीन पे दिखेंगे। तो अब अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि जब आप सॉटूथ वोल्टेज अप्लाई करते हैं अपनी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, तो जो CRO की एक्स एक्सिस है दैट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट टाइम। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हमने कैलिब्रेशन के बारे में बात करी थी, इस केस में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को जब सॉटूथ वोल्टेज अप्लाई करते हो तो आपने क्या देखा था, बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल स्वीप प्रोवाइड होता है इसकी वजह से। ठीक है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल स्वीप होता है इसकी वजह से, तो उस वजह से आप क्या कह रहे थे कि जो एक्स एक्सिस है ये सिर्फ डिस्टेंस कवर्ड ही नहीं बता पा रहा, ये टाइम कवर्ड भी
बता पा रहा है। तो आप डिस्टेंस और टाइम को एक तरह से रिलेट कर पा रहे थे कि कितने टाइम बाद कितना डिस्टेंस कवर हो चुका होगा, ठीक है। तो इसी को मैंने कहा था कि आपने कैलिब्रेट कर दिया एक तरह से। अब क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो, एक्स एक्सिस टाइम और डिस्टेंस कवर्ड दोनों ही चीज़ें आपको बता रहा है, तो इसी वजह से जो एक्स एक्सिस है वो टाइम भी रिप्रेजेंट कर सकता है आपका इस केस में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को जब सॉ टूथ वोल्टेज देते हो, तो इसी वजह से क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो तो सॉ टूथ वोल्टेज को टाइम बेस्ड वोल्टेज भी कहा जाता है। अब जो एक आइडियल सॉ टूथ वोल्टेज या टाइम बेस्ड वोल्टेज है उसकी वेव शेप कुछ इस तरह की होनी चाहिए। इसको आप रैंप वोल्टेज भी बोलते हो। क्यों? क्योंकि वोल्टेज टाइम के साथ एक तो लीनियरली इंक्रीज कर रही है और मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू से मैक्सिमम नेगेटिव एकदम से इंस्टेंटली ड्रॉप करती है, ठीक है। इंस्टेंटली ड्रॉप करती है, कोई टाइम नहीं लेती, यहाँ से यहाँ एकदम से ड्रॉप करती है और उसके बाद दोबारा से एक साइकिल कंप्लीट फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो कायदे से ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जो CRO में टाइम बेस्ड जनरेटर है वो जो वेव शेप प्रोड्यूस करता है वो कुछ ऐसी होती है। जो वेव फॉर्म है उसकी जो शेप होगी वो कुछ इस तरह की होगी। अब आप यहाँ और यहाँ देखो डिफरेंस क्या है। इधर तो आप देख रहे हो कि वोल्टेज टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रही है जैसे यहाँ पे कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है मैक्सिमम पॉजिटिव से मैक्सिमम नेगेटिव, वो होने में कुछ टाइम लगता है। एक्चुअल में ऐसी नहीं होती। एक्चुअल में क्योंकि कभी भी कोई भी सिग्नल एकदम से ज़ीरो नहीं हो सकता, उसको कुछ टाइम लगता है ज़ीरो होने को, तो वो ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। ये समझ आ गया सॉ टूथ वेव। इसको जनरेट करना बहुत आसान है। कैपेसिटर ऐसे चार्ज होता है, ऐसे डिस्चार्ज हो जाता है, सॉ टूथ वेव बन गई। मतलब ये इन सब में जो सर्किट्स लगे हैं लाइक दे आर कॉम्प्लेक्स, तो उसमें जा नहीं रहा मैं उतना। मैक्सिमम पॉजिटिव से मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज अटेन करने में इस वेव शेप को कुछ फाइनाइट टाइम लग रहा है, इतना, जिसको आप फ्लाई बैक टाइम या रिट्रेस टाइम कहते हैं। तो फ्लाई बैक या रिट्रेस टाइम वो टाइम है कि जितना टाइम चाहिए वोल्टेज को मैक्सिमम पॉजिटिव से मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू तक जाने के लिए, तो वो यहाँ इंस्टेंटली होने के बजाय कुछ फाइनाइट टाइम ले रहा है, और इस टाइम को जितना ये ले रहा है उसको आप फ्लाई बैक या रिट्रेस टाइम कह रहे हो, ठीक है। अब ये वाला टाइम जब मैक्सिमम नेगेटिव से मैक्सिमम पॉजिटिव हो रही है वैल्यू किसकी, वोल्टेज की, जितना टाइम इस चीज़ को होने में लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, तो इसको आप स्वीप टाइम कहते हो, स्वीप टाइम या ट्रेस टाइम। तो ये टाइम होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस आपका टाइम बता रहा है। तो इस टाइम इंटरवल को जिसमें वोल्टेज मैक्सिमम नेगेटिव से मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू अटेन करती है, तो इसको होने में जो टाइम लगता है दैट इज स्वीप टाइम या ट्रेस टाइम। और इस टाइम इंटरवल को जिस दौरान वोल्टेज मैक्सिमम पॉजिटिव से मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाती है, तो इस टाइम को फ्लाई बैक या रिट्रेस टाइम कहते हैं। अब जो एक प्रॉपर आपका साइकिल है इस केस में वो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये प्रॉपर एक साइकिल है, इसके बाद यही चीज़ आगे आगे रिपीट होगी। तो एक प्रॉपर साइकिल कवर होने में जितना टाइम लगता है वो एक तरह से स्वीप पीरियड है, जिसको आप TS से डिनोट कर रहे हो। तो दैट विल बी सम ऑफ दिस ट्रेस टाइम एंड दिस रिट्रेस टाइम। तो ये पूरा का पूरा टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका स्वीप पीरियड है, कॉरस्पॉन्डिंग टू वन कंप्लीट साइकिल ऑफ दिस वेव फॉर्म। जो ये वेव शेप है इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्वीप पीरियड ये है, क्योंकि इस टाइम बाद यही पैटर्न दोबारा से फिर आगे रिपीट होगा। अब देखो मेरी स्क्रीन तो इतनी सी है, जब CRO ये सब करेगा तो उसको वापस भी आना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, मान लो ये स्क्रीन है, सिग्नल ऐसे ऐसे, अब इसके बाहर तो दिखेगा नहीं बनता हुआ, तो उसको वापस आना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा होगा कि ऐसे 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 ये तो दिखेगा ही नहीं वापस है। इस टाइम को हम कहते हैं रीस्वीप टाइम। जो ये मैं ड्रॉ कर रहा था ना, ये वाली चीज़, ये रीस्वीप का टाइम होती है कि कितने टाइम में वो पीछे वापस आया, ठीक है। क्योंकि CRO जो टाइम बेस्ड वोल्टेज जनरेट करता है उसका एक फाइनाइट रिट्रेस या फ्लाई बैक टाइम होता है, तो इस वजह से जो आपको वेव शेप मिलती है वो कुछ डिस्टॉर्टेड मिलती है, इस तरह की। कायदे से आपको इस तरह की मिलनी चाहिए। जब हमने क्या किया था कि जब वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को जब ये वर्टिकल इनपुट दिया था
और उसके बाद साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को जो हमने ये सॉ टूथ वोल्टेज प्रोवाइड करी थी, अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी हमने सेम रखी थी, इसकी भी और इसकी भी, तो हमने बताया था कि डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे जो स्पॉट की मूवमेंट होगी वो कैसे कैसे जाएगी। तो इन अकॉर्डेंस विद दिस वर्टिकल इनपुट आपको जो फाइनल आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से ये जो इस तरह से मूवमेंट हो रही थी सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में ही, तो उसको एक हॉरिजॉन्टल स्वीप, एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल स्वीप मिल जाता है इस हॉरिजॉन्टल इनपुट की वजह से। तो आपको ये एग्जैक्टली यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले हो पाएगा स्क्रीन पे CRO की, ठीक है। अब अगर आप CRO का हॉरिजॉन्टल इनपुट जो कि ऐसा नहीं ऐसा है, CRO का जो टाइम बेस्ड जनरेटर है जो सॉ टूथ या टाइम बेस्ड वोल्टेज जनरेट करवा रहा है वो ऐसी नहीं, थोड़ी सी ऐसी है, जिसका जो फ्लाईबैक या रिट्रेस टाइम है वो एक फाइनाइट है, ठीक है। ये चीज़ आती है, ये सडनली यहाँ से यहाँ नहीं हो रहा, ये ऐसे है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं क्या कह रही हूँ, जो वेव शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, इसकी बजाय ऐसी मिलेगी। तो ये शेप ऐसी क्यों आ रही है वो हम देखते हैं। तो अब हम किस तरह से एनालाइज करते होते थे जब हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को AC सिग्नल दे रहे हैं। तो AC वोल्टेज अगर सॉ टूथ वोल्टेज है तो मैं पहले तो वोल्टेज बनाती थी, जो वेव शेप है वो बनाती थी, उसके बाद क्या करती थी, इसको रोटेट कर देती थी, ठीक है, क्योंकि हमने जो डिफ्लेक्शन है वो हॉरिजॉन्टली देखनी है, लेफ़्ट या राइट, ठीक है। तो ऐसे किया तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये शेप अगर आप इसको 90 डिग्री ऐसे कर दोगे तो ये ऐसी बन जाएगी। अब अगर आपने ये प्रोवाइड करनी है, क्योंकि CRO इसकी बजाय ये जनरेट करता है, ठीक है, तो इसको अब आपने रोटेट कर देना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को अब ये वाली वेव शेप जाएगी, ठीक है। अब अगर इसको आप ऐसे कर रहे हो, इसको आप ऐसे रोटेट करोगे 90 डिग्री, तो किस तरह का मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा, जो आप ये ग्रीन वाला देख पा रहे हो, ठीक है। जो डॉटेड वाला, जो ब्लू डॉटेड वाला है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है अगर आप इसको रोटेट करो, जिसमें मैक्सिमम पॉजिटिव से मैक्सिमम नेगेटिव जो वोल्टेज है वो एकदम से ड्रॉप कर रही है, ऐसे जो डॉटेड वाला है, ब्लू डॉटेड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ग्रीन वाला है। ग्रीन वाले में आप क्या देख रहे हो कि एक फाइनाइट फ्लाईबैक या रिट्रेस टाइम आ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो जो वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव से एकदम से मैक्सिमम नेगेटिव जानी थी वो अब इस तरह से कुछ टाइम ले रही है, फिर जा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं कह रही हूँ ये वेव शेप आ रही है, ऐसी नहीं। तो वो क्यों आ रही है वो हम देखते हैं कैसे आ रही है, ठीक है। तो अब अगर आप देखो कि अगर आप वर्टिकल इनपुट अगर ये दे रहे हो, ठीक है, वर्टिकल इनपुट ये दे रहे हो, और मैं अभी के लिए मान लेती हूँ कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम है, और जो हॉरिजॉन्टल आपकी जो टाइम बेस वोल्टेज है सॉ टूथ वोल्टेज, इसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो आपको दोनों ही जो इनपुट्स है उनको साइमल्टेनियसली चेक करना होगा हर एक टाइम इंस्टेंट पे, और उसके अकॉर्डेंस जो है आपका जो स्पॉट है स्क्रीन पे वो मूव करेगा। अब इस केस में और इस केस में क्या फ़र्क है, अभी अब जो ग्रीन वाला है ये आपने ये देखना है, ठीक है। अब अगर आप देखो जहाँ पे ये ब्लू डॉटेड लाइन और ग्रीन लाइन जहाँ कोइंसाइड कर रही है, तो इधर तो कायदे से कोई दिक्कत नहीं लग रही है आपको, क्योंकि जो वेव शेप है वो आराम से ट्रेस हो जाएगी, ठीक है। दिक्कत आपको यहाँ कहीं, यहाँ और यहाँ लग रही है, ठीक है, क्योंकि इधर आप देख रहे हो ये मैक्सिमम पॉजिटिव इसका ये है, इसका मैक्सिमम पॉजिटिव थोड़ा सा पीछे चला गया, और इसका मैक्सिमम नेगेटिव थोड़ा ये है, और इसका थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम पॉजिटिव से मैक्सिमम नेगेटिव जाने के लिए इस सॉ टूथ वोल्टेज को एक पर्टिकुलर टाइम, डेफिनेट टाइम लग रहा है, जो कि है इतना, ठीक है, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना, ठीक है। और ये डॉटेड जो लाइन दिख रही है ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसके, जब यहाँ पे इंस्टेंटली एकदम से ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक डेफिनेट टाइम ले रहा है मैक्सिमम पॉजिटिव से मैक्सिमम नेगेटिव जाने के लिए, तो आप देखो जो ये वाली वेव शेप है बेसिकली जो वर्टिकल इनपुट पे है वही आपने
यहाँ से यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल स्वीप देके सीआरओ की स्क्रीन पे जनरेट करवाना है। अभी आपने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है तो एक ही वेव फॉर्म आएगा। अगर ये दोनों 50-50 हर्ट्ज के हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कंप्लीट साइकिल डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं इस ब्लू डॉटेड लाइन का और इस ग्रीन लाइन का कंपैरिजन करूँ तो दो चीज़ें आपको जो दिख रही हैं वो क्या है कि यहाँ पे जो इसका एक्सट्रीम नेगेटिव है, जो डॉटेड, जो ब्लू डॉटेड लाइन का एक्सट्रीम नेगेटिव है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप इसको रोटेट करके देखते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और इसका जो एक्सट्रीम नेगेटिव है इसका, ये थोड़ा कम नेगेटिव है, ठीक है। ये अगर एक्सट्रीम लेफ्ट इसका यहाँ है, ठीक है, इसका एक्सट्रीम लेफ्ट थोड़ा यहाँ है, एक तो ये चीज़ देख रहे हो। और इधर भी जो इसका एक्सट्रीम पॉजिटिव है वो थोड़ा ज़्यादा आगे है और इसका जो एक्सट्रीम पॉजिटिव है वो थोड़ा सा इससे पीछे है, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल किए हुए डॉट के अराउंड ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस है, ठीक है, जो सीआरओ का वेव शेप है, ठीक है, जो सीआरओ के टाइम बेस वोल्टेज की वेव शेप है। तो मतलब कि इसने एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट थोड़ा थोड़ा आगे ही जाना है आइडियल वाले ने एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमा और मिनिमा है ये थोड़ा थोड़ा कम है उससे जो आइडियल वेव फॉर्म का मैक्सिमा मिनिमा जहाँ तक जाता है। तो बीच वाला वेव शेप आपको अच्छे से दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहा है उसमें। तो जो इसका शेप होएगी तो उसको हॉरिजॉन्टल स्वीप मिलता जाएगा और ये आता जाएगा। तो बीच वाली में कोई दिक्कत नहीं, बीच वाली कॉरेस्पॉन्डिंग वेव शेप आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि इसका जो एक्सट्रीम राइट पोजीशन थी वो इस वाली से कम है तो ये यहाँ रुक गया। कायदे से ये थोड़ी और आगे आ जाती अगर ये प्रॉपर इस तरह से होता। और सिमिलरली यहाँ पे भी ये पूरा नीचे तक चला जाता अगर ये चीज़ होती, क्योंकि इसका थोड़ा और पीछे है लेफ्ट, तो ये यहाँ रुक गए, ठीक है। जाना कहाँ था, यहाँ। और ये पोजीशन आप देख रहे हो थोड़ी थोड़ी आगे है तो ये पीछे तक रुक गए। अब आपको ये लाइन नहीं समझ आ रही कि ये क्यों आई है, ठीक है। अब हम पहुँच गए इस दौरान क्या हो रहा है। होना क्या चाहिए था कि इस तरह ऐसे जाती है हॉरिजॉन्टल स्वीप और इंस्टेंटेनियसली यहाँ से लेफ़्ट की तरफ हो जाती है, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉजिटिव से मैक्सिमम नेगेटिव अब्रप्टली हो रहा है। एकदम से जंप मारता है तो यहाँ से जाके एकदम से ऐसे हो जाना था, ठीक है। इसी तरह होता रहता है। लेकिन अब इस केस में देखो, इस केस में ग्रीन वाले केस में जो मैंने ये प्लॉट किया है इसको ऐसे करके, तो यहाँ पे कुछ फाइनाइट टाइम लग रहा है जिसको आप कह रहे हो रीट्रेस टाइम। फाइनाइट टाइम लग रहा है किस में, मैक्सिमम पॉजिटिव से मैक्सिमम नेगेटिव जाने में। मैक्सिमम पॉजिटिव से मैक्सिमम नेगेटिव मतलब यहाँ से यहाँ, तो मैक्सिमम पॉजिटिव से यहाँ तक जाने में कुछ फाइनाइट टाइम लगा, इतना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डॉटेड लाइन देखें तो इतना टाइम यहाँ पे लग रहा है, ये टाइम एक्सिस है आपकी, ठीक है। तो उस दौरान आप देख रहे हो, उस दौरान कुछ ये गड़बड़ हो रही है जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है। बाकी तो वेव शेप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बन ही गया क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन गया होगा। अब इस दौरान क्या हो रहा है कि जब इस वोल्टेज ने, यहाँ पे देखो ड्रॉ तो हमने ये वाली वोल्टेज करवानी है क्योंकि ये वर्टिकल इनपुट है। अब ये कुछ यहाँ रुका हुआ है, ठीक है, और कुछ यहाँ रुका हुआ है क्योंकि ये एक्सट्रीम लेफ़्ट और राइट पोजीशंस पे नहीं गया, थोड़ा थोड़ा आगे तक ही रुक गया, ठीक है, क्योंकि ये यहीं पे ही ख़त्म हो गया था, आपने देखा, ठीक है। तो इस वजह से ये वेव शेप तो आ गई। अब ये जो 2 पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज 2 पॉइंट्स हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेस आ रहा है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रेस तो कम्प्लीटली आ रहा है। ये आपको ये और ये पोर्शन एक तरह से मिस होते दिख रहे हैं, ठीक है। और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये डॉटेड लाइन आ रही है। तो वो क्यों आ रही है, यहाँ देखो जो वर्टिकल इनपुट है। अब अगर आप सिर्फ अपने वर्टिकल इनपुट पे फोकस करो, सिंपली अगर आप इसको देखो तो A' से B' ऊपर को मूवमेंट होगी डॉट की वर्टिकली, B' से D' तक नीचे तक होएगी और D' से E' तक फिर ऊपर। तो ये एक ही जगह पे इस तरह वर्टिकली होता रहेगा जब आपने हॉरिजॉन्टल इनपुट कोई भी नहीं दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डॉट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो आप कि जब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट क्या होएगी ऊपर की तरफ, और इधर से लेके इधर तक भी मूवमेंट क्या है ऊपर की तरफ जो डॉट की होगी। अगर आप वर्टिकल डिफ्लेक्शन दे रहे हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल अभी कुछ नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल इनपुट नहीं है, ठीक है। तो
ये होना चाहिए इतने टाइम में ऊपर और इतने टाइम में भी थोड़ा और ऊपर। कैसे? इधर भी ऊपर और यहाँ पे थोड़ा और ऊपर, मतलब ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर, यहाँ पे भी ऊपर। तो अगर कायदे से एक ही जगह हो रहा है तो इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब एक तरह से इस टाइम पे और इस टाइम को अगर आप मिला के देखो तो ऊपर कोई तरफ ही जा रहा है, ठीक है, डॉट। और यहाँ पे अगर आप देखो उस दौरान जो डिफ्लेक्शन है हॉरिजॉन्टली वो यहाँ से लेके पीछे की तरफ है, तो वो लेफ़्ट की तरफ जाना है इस दौरान। तो लेफ़्ट भी जाना है आपने, कैसे? लेफ़्ट होते जाना है, एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल स्वीप है लेफ़्ट के तरफ, और उसी दौरान आपने वर्टिकली ऊपर भी जाते जाना है। तो लेफ़्ट होते जाओ और ऊपर ऊपर होते जाओ, तो कुछ इस तरह का ट्रेस नहीं आएगा, लेफ़्ट भी हो रहे हो और ऊपर भी जा रहे हो। तो यही ट्रेस यहाँ पे बन रहा है। तो ये कुछ इस तरह का ट्रेस आएगा कि लेफ़्ट भी है और ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं। तो ये जो पाथ है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो पाथ कवर किया ड्यूरिंग दिस फ्लाईबैक और रिट्रेस टाइम, इसको क्या कहते हैं? रिट्रेस पाथ। तो इस रिट्रेस पाथ की वजह से अच्छा विजुअल इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, जो वेव शेप है वो डिस्टॉर्टेड दिखता है। तो आप क्या चाहते हो कि अगर ये रिट्रेस पाथ आ भी रहा है, क्योंकि आना तो इसने है ही है, क्योंकि जो वेव शेप है वो कुछ इस तरह की है, इसका एक फाइनाइट फ्लाईबैक या रिट्रेस टाइम है और इसी टाइम इंटरवल के दौरान ही तो ये बना है, ठीक है। इसको आप कैसे हटा सकते हो? ये तो आएगा ही। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप क्या कंट्रोल कर सकते हो कि ये जो है ये अगर आए भी आपको स्क्रीन पे दिखाई ना दे, इसकी जो ब्राइटनेस है इतनी कम हो, ठीक है। तो ब्राइटनेस कंट्रोल करके अगर आप इस चीज़ को छिपा सको, ब्राइटनेस बहुत कम कर दो और रिट्रेस पाथ को एक तरह से ब्लैंक ऑफ कर सको, छिपा दो। किस दौरान? इस दौरान, ड्यूरिंग दिस फ्लाईबैक या रिट्रेस टाइम, क्योंकि बाकी का तो वेव शेप आपको चाहिए। ये अगर आप हटा पाओ तो जो है बात बन सकती है। तो मोस्ट CROs में क्या किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है दैट इज़ ब्लैंक्ड ऑफ ड्यूरिंग दिस रिट्रेस या फ्लाईबैक टाइम, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो चीज़ है इसकी ब्राइटनेस बहुत कम मिलेगी आपको, इसकी ब्राइटनेस रिट्रेस पाथ की इतनी कम हो जाएगी कि ये दिखेगा नहीं। अब अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखो तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैथोड रे ट्यूब का स्कीमेटिक डायग्राम क्या होता है। इसका दिल CRT है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गन में ऐसा कौन सा कंपोनेंट था जो ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहा था? वो थी कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल पे ही थी, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना है, कलेक्ट नहीं, ठीक है। तो अगर वो नेगेटिव पोटेंशियल पे थी तो कम नेगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से क्या होता था, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास अगर ज़्यादा कर गए तो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ज़्यादा, ठीक है। तो जो स्पॉट है वो ब्राइट दिखेगी, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पास कर गए कंट्रोल ग्रिड से। लेकिन अगर आप जो पोटेंशियल दे रहे हो कंट्रोल ग्रिड को वो ज़्यादा नेगेटिव कर दो, ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज हैं और कंट्रोल ग्रिड भी ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड के पास नहीं जा पाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द ग्रिड विल बी लेस। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो इंटेंसिटी है स्पॉट की स्क्रीन पे वो भी कम दिखेगी। तो अगर फ्लाईबैक या रिट्रेस टाइम के दौरान कंट्रोल ग्रिड को ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा जाए तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे उससे, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो जाएगी और एज अ रिज़ल्ट ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी, जो स्पॉट की ब्राइटनेस होगी स्क्रीन पे वो भी कम दिखेगी। तो ऐसा मोस्ट CROs में किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन बीम इज़ ब्लैंक्ड ऑफ ड्यूरिंग दिस रिट्रेस या फ्लाईबैक टाइम। तो कंट्रोल ग्रिड को ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करवाने से इस दौरान इलेक्ट्रॉन बीम मोमेंटेरली टर्न ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो अगर टर्न ऑफ होगी तो दिखेगी नहीं।